गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू जैन साइंस सिविल सर्विसेज एकेडमी। क्या वीडियो ऑडियो सब क्लियर आ रहा है? वीडियो ऑडियो क्या क्लियर आ रहा है सब? एक बार चेक करके बताना। हेलो, वीडियो ऑडियो क्लियर आ रहा है? तो वेलकम एवरीबॉडी टू जैन साइंस सिविल सर्विसेज एकेडमी। आज से हम लोग अपना क्रैश कोर्स पॉलिटी का शुरू करने वाले हैं, जैसे कि मैंने बताया था। ठीक है, तो टुडे इज आवर फर्स्ट क्लास ऑफ पॉलिटी और ये हम लोग का प्रीलिम फोकस्ड है पूरा पॉलिटी। तो आज पहला लेक्चर है उसका। तो चलिए अब शुरू करते हैं पहला क्लास। पहले हम लोग देखेंगे बेसिक्स कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, रिजिड, फिक्स। उसके बाद रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या डिफरेंस है। फिर उसके बाद यूनिटरी फेडरलिज्म क्या है, ताकि बेसिक भी क्लियर हो और हम लोग का साथ साथ ही सब कुछ क्लियर हो। तो सबसे पहला टॉपिक क्या लेंगे हम लोग? कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि ये क्लास दोनों के लिए होने वाला है। जैसे अगर कोई नया बच्चा भी तैयारी करना चाह रहा है तो वो भी कर सकेगा, और अगर कोई एक्सपीरियंस फैकल्टी है तो वो भी कर पाएगा। सॉरी, फैकल्टी बोला, जो बहुत बार एग्जाम दे चुका है, जो वो एस्पिरेंट के लिए भी बहुत ये हेल्पफुल रहेगा। तो पहला, जैसे कि पहला वाला क्या है हम लोग का, सबसे पहले देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन कुछ नहीं है, आपको सिंपल सा समझना है कि ये रूल बुक है। जैसे किसी भी चीज को चलाने के लिए रूल चाहिए होता है। सपोज आपको एक कंपनी है, तो कंपनी को भी चलाने के लिए रूल होता है। तो वैसे ही देश को चलाने के लिए एक रूल लिखा गया है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन। और हिंदी में उसी को हम लोग संविधान बोलते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन को हमेशा याद क्या क्या रखना है याद, कि वो रूल बुक है, दुनिया को चलाने वाला, मतलब दुनिया, कंट्री को चलाने वाला रूल बुक है। तो वैसे ही इसका डेफिनेशन अगर हम लोग देखें तो क्या लिखा हुआ है? द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड। ये याद रखना, सुप्रीम लॉ, इससे ऊपर कोई और लॉ नहीं है। क्या है सबसे बड़ा? क्या है? सुप्रीम लॉ, इससे ऊपर कोई भी दूसरा लॉ नहीं है। इट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट दैट सेट आउट द फ्रेमवर्क एंड द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। इसका मतलब ये है कि ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है। मतलब क्या है, इसको हम लोग कोर्ट में या कुछ भी, ये लीगली हम लोग इसको अप्लाई कर सकता है। प्लस इसके बाद ये सेट ऑफ फंक्शंस बताता है कि किसका फंक्शन क्या होगा। फॉर एग्जांपल कि अगर एक रूल या कोई स्ट्रक्चर कंट्री या कंपनी कैसे चल सकता है, जब सबका फंक्शन डिफाइन हो। तो वो इंडिया, अगर इंडिया को चलाना है तो उसका फंक्शन कौन डिफाइन करता है? उसका फंक्शन डिफाइन करता है कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। तो इसका सबसे पहला क्या? ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट क्या है? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, है कि नहीं? ये तीनों चीज ऑर्गन्स बताता है, तीनों, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ये तीनों का फंक्शन भी कौन बताता है? कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद अब फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं, मतलब क्या क्या फंक्शन कॉन्स्टिट्यूशन देता है हम लोग को। सबसे पहला क्या है? कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस। कोऑर्डिनेशन ऑफ एंड एश्योरेंस मतलब क्या है, कि ये कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग को एक वो बताएगा कि सोसाइटी, एज अ सोसाइटी या सिटीजन और गवर्नमेंट, इस दोनों का बीच में रिलेशन क्या होना चाहिए। क्या ऐसा रिलेशन होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जैसे पुराने टाइम में होता था कि राजा अपना प्रजा पे रूल करेगा, वैसा सिस्टम होगा या डेमोक्रेसी होगा। तो ये कौन बताता है? कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। जैसे इन केस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया है डेमोक्रेसी। तो यहाँ पे स्टेट यानी कि गवर्नमेंट और सिटीजन, इस दोनों का रिलेशन क्या है? इसका रिलेशन क्या है कि गवर्नमेंट गवर्न करेगा और सिटीजन को जो चाहिए उनका डेवलपमेंट के लिए वो देगा। तो ये क्या है? कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन बताया कि हम लोग का जिम्मेदारी एज ए सिटीजन क्या है? टैक्स भरना, अपना जो ड्यूटीज है वो करना। और गवर्नमेंट का क्या जिम्मेदारी है? कि इन रिटर्न ऑफ दिस थिंग्स दे प्रोवाइड फैसिलिटीज जैसे स्कूल, हॉस्पिटल, उसके बाद रोड और भी बहुत कुछ। उसके बाद स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर क्या है? ये सारा चीज हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशन ही बताता है, ध्यान दीजिएगा। स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर क्या है, कि कौन सा डिसीजन कौन लेगा, ये किसका जिम्मेदारी। अगर कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ नहीं है, सपोज एक क्लास में 3-4 बच्चा है, किसी का भी जिम्मेदारी क्या है नहीं है। अगर टीचर टास्क देके गया, सपोज टीचर डे का तैयारी कर रहा है, तो कोई बच्चा अगर अगर टीचर ने ये बता दिया कि सपोज ABC बच्चा है, एक बच्चा क्या करेगा?
प्रोग्राम देखेगा कि कौन सा डांस होने वाला है, कौन सा सिंगिंग होने वाला है। दूसरा बच्चा क्या देखेगा, अरेंजमेंट देखेगा कि चेयर वगैरह ठीक से लगा हुआ है कि नहीं, स्पीकर लगा हुआ है कि नहीं। और तीसरा बच्चा क्या देखेगा, टीचर्स के साथ टीचर को जो उनका जो फैसिलिटेशन सेरेमनी है वो देखेगा। तो अगर ये सेट फंक्शन हो गया तब तो टीचर डे बहुत अच्छा से चलेगा। लेकिन अगर टीचर ने किसी को जिम्मेदारी ही नहीं दिया, कौन जिसका मर्जी जो आ रहा है वो कर रहा है, एक आदमी आएगा चेयर उठाएगा, दूसरा बोलेगा यहाँ क्यों लगाया, लेके चला जाए, तो उसी में फिर क्या होगा, टीचर्स डे तो पूरा बर्बाद हो जाएगा। तो वैसे ही अगर देश को हम लोग को चलाना है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सबको एक फिक्स ड्यूटी देना पड़ेगा कि लेजिस्लेचर का काम क्या है, लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम क्या है, उसको इम्प्लीमेंट करना, और उसके बाद जुडिशरी का काम क्या है, वो देखना कि वो लॉ इम्प्लीमेंट ठीक से हो पाया है या नहीं। तो ये क्या है, स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग। इसका मतलब कौन क्या डिसाइड करेगा ये भी फिक्स है। फिर उसके बाद लिमिटेशन ऑन गवर्नमेंट पावर, जैसे कि अगर डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी का मेन चीज क्या है, लिमिटेशन ऑफ द गवर्नमेंट। लिमिटेशन ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है कि जो भी गवर्नमेंट है उसका एक हद तक ही पावर है, उसके पास अल्टीमेट पावर नहीं है। इसका मतलब यह है कि सरकार को जो मन में आएगा वो नहीं कर सकता है। वो जो कॉन्स्टिट्यूशन जिसका जितना उसको पावर दिया हुआ है, जितना लिखा हुआ है, उससे ज्यादा वो नहीं कर सकता है। अगर वो करेगा तो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, उसका जिम्मेदारी क्या था, उसका जो डिसीजन मेकिंग पावर क्या था कि कोर्ट क्या कर सकता है, उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है। अगर सपोज उसने लॉ बना दिया कि कल से किसी को हंसना मना है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है कि कोई हंसेगा नहीं। तो अनलिमिटेड पावर में वो बना सकता है कि हाँ हंसना बना, उसका जो मन में आएगा। लेकिन लिमिटेड पावर में क्या हो गया कि ऐसा लॉ नहीं बना सकता, अगर बनाता है तो सुप्रीम कोर्ट उसको हटा सकता है। उसके बाद क्या, एस्पिरेशन एंड गोल्स ऑफ सोसाइटी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का मेन चीज क्या है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो रूल लिख दिया बात खत्म, नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, सोसाइटी का एस्पिरेशन होता है। जैसे मेरा एक एस्पिरेशन है या आपका भी हो सकता है कि सपोज किसी को कुछ, मेरे को आईएएस बनना है या फिर बिजनेस करना है या वो, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने मेरा एस्पिरेशन को सपोर्ट करने के लिए क्या हुआ कि मेरा ऑक्यूपेशन का फ्रीडम दे दिया, फंडामेंटल राइट्स में लिख दिया कि नहीं आपको जो करना है आप करिए। तो ये क्या कर दिया, मेरा एस्पिरेशन को फुलफिल कर लिया। और गोल्स ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी का गोल के लिए भी जिम्मेदारी दिया कि सोसाइटी कैसा होना चाहिए। तो आप अगर प्रेम्बल पढ़ेंगे तो वहां लिखा होगा फ्रेटर्निटी एंड सेंस ऑफ ब्रदरहुड, मतलब हम लोग का इंडियन सोसाइटी क्या है, भाईचारा का है, सब एक दूसरे का, जितना मल्टीपल रिलीजन है सब एक साथ एक दूसरे के साथ रहते हैं। तो ये सारा चीज कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। मतलब ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन की सिर्फ रूल बता रहा है कि ऐसा ऐसा नहीं, क्या क्या बता रहा है, कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस। कोऑर्डिनेशन मतलब क्या, सरकार और सिटीजन, स्टेट एंड सिटी, रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड सिटीजन, वो बताता है। फिर उसके बाद एश्योरेंस, एश्योरेंस क्या है, सिटीजन को एश्योरेंस है कि इफ यू आर द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री देन यू विल गेट दिस फंक्शन और दिस फैसिलिटीज, फैसिलिटीज और क्या दिस, जैसे फंडामेंटल राइट्स ये वो। फिर उसके वोटिंग राइट। फिर स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर क्या है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने बता दिया कि कौन सा डिसीजन कौन लेगा। फिर उसके बाद लिमिटेशन एंड ऑन गवर्नमेंट पावर, गवर्नमेंट का पावर पे लिमिटेशन है, सब कुछ लिमिटेशन है। और एस्पिरेशन एंड गोल ऑफ सोसाइटी, देखिए ये बेसिक लग सकता है उन बच्चों के लिए जो कि ऑलरेडी इस फील्ड में है पिछला 2-3 साल से या, लेकिन अगर आप नया है तो ये बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता होना हम लोग को कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं कि कोई दिक्कत है। फिर उसके बाद अगर हम लोग अब देखते हैं, मतलब ये तो बेसिक था, बेसिक बेसिक चीजें भी जानना जरूरी है। थोड़ा बहुत हम लोग क्या करेंगे, स्पीड को बढ़ाते रहेंगे, स्पीड बढ़ाते रहेंगे। और उसके बाद ये एक पीपीटी मैंने बनाया है कि ताकि मेरे को रेफरेंस मिले मैं क्या पढ़ा सकता हूँ। इसके बाद मैं डिटेल नोट्स दूंगा जो कि मैं आपको पीडीएफ इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट सेक्शन में दे दूंगा मैं, आप वहां से इसका डिटेल नोट ले लीजिएगा ताकि मैं समझा रहा हूँ और आप फिर जब उसको रिवाइज करेंगे तो फिर हम लोग सैटरडे को एक टेस्ट कंडक्ट करेंगे जो उसमें आप वही सेम जो मैं पढ़ाऊंगा वहीं से क्वेश्चन आएगा। तो और वो क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि पीवाईक्यू भी रहेगा और प्लस हम लोग का जो टीम रहेगा वो डेडिकेटली बैठ के, जैसे एपीएससी या यूपीएससी जिस माइंडसेट से क्वेश्चन पेपर बनाता है हम लोग ट्राई करेंगे। देखिए उतना तो हो नहीं पाएगा हम लोग से भी, वो लोग तो बहुत अलग लेवल पे है, लेकिन फिर भी ट्राई करेंगे कि हम लोग उस लेवल पर थोड़ा सा टच कर सके। तो इसके बाद जब मैं पीडीएफ दूंगा तो आपका काम है वो पीडीएफ को पढ़ना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट पेज में चले हम लोग तो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ये एक बड़ा फिलोसॉफिकल चीज है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हो सकता है एपीएससी पूछ दे कि
what do you mean by constitutionalism or the philosophy of the constitutional refers to अब constitutionalism देखिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन ने ये बता दिया कि ये सरकार का जिम्मेदारी है और ऐसा ऐसा करेगा। फिर अगर सपोज कि कोई कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन तो है, जैसे सऊदी अरबिया में कॉन्स्टिट्यूशन है, अच्छा अच्छा बात लिखा हुआ है कि यहाँ फ्रीडम होगा, ठीक है, उसके बाद जो आदमी का एस्पिरेशन का डेवलपमेंट किया, एस्पिरेशन पूरा किया जा सकता है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक बुक है, कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक है, तो इसमें तो हम लोग अच्छा अच्छा बात लिख सकता है, बहुत अच्छा अच्छा बात लिख सकता है कि ये भी है, वो भी है, वो भी है। लेकिन अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन में बात लिखने के बाद अगर हम लोग उसको फुलफिल ही नहीं करेगा, इसको जो जो कॉन्स्टिट्यूशन में बात लिखा हुआ था उसको फुलफिल ही नहीं करेगा, तो फिर क्या फायदा फिर वैसा कॉन्स्टिट्यूशन का। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो फिलोसॉफी है वो क्या बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन होना जरूरी है, प्लस उसको इम्प्लीमेंट और ग्राउंड पे दिखना भी जरूरी है। जैसे अगर इंडिया का केस में ले तो इंडिया में क्या है, अगर हम लोग के पास फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 22 क्या है कि सपोज पुलिस किसी को अरेस्ट करता है तो विद इन 24 आवर उसको मैजिस्ट्रेट के पास लेके जाना होता है। तो अगर पुलिस लेके जा रही है तो ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है इंडिया में। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है और उसको फॉलो भी कर रहा है। अगर पुलिस उसको विद इन 24 आवर लेके नहीं जा रही है और जो जो चीज लिखा हुआ फुलफिल नहीं हो रहा और प्लस कोर्ट भी कुछ नहीं कर रहा है उसको, इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन तो फेल हो चुका है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज लिखा हुआ है वो फुलफिल नहीं किया जा रहा है या सिटीजन को नहीं दिया जा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं है। मतलब ऐसा हुआ कि कुछ ग्रुप, दोस्तों का ग्रुप ने प्लान बनाया कि भाई आज से हम लोग पढ़ेंगे पूरा एकदम, हॉस्टल में पूरा एकदम 5 लड़का मिलके एक चार्ट बना लिया कि 9 बजे से 12 बजे पॉलिटी, 1 बजे से 3 बजे तक इकोनॉमिक्स, सब कुछ एकदम धड़ल्ले से बना लिया। लेकिन बाद में जब शाम आया तो एक सब तीनों मिलके क्या किया, अरे कोई बात नहीं, छोड़ना यार, कहीं घूमते हैं, ये करेंगे, बाद में कर लेंगे। तो पहले जब वो रूल बनाया तो कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया, लेकिन जब उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया तो इसका मतलब उन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को फॉलो नहीं किया। तो समझ गया, मैं समझ गए, मेरे को लगा, मतलब अगर आपको लग रहा है कि कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, ताकि मैं फिर आपको ट्राई करूं कि दूसरा तरीका से आपको कुछ और समझा सकूं। तो आप नीचे देखिए कमेंट सेक्शन में भी आप, हो सकता है तो एक बताइए मेरे को कि अगर समझ नहीं आ रहा है तो मैं फिर दूसरा तरीका से आपको समझाने का कोशिश करूंगा। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म समझ में आ गया, इसका ऊपर भी डिटेल। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होना मतलब कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होने के लिए कुछ कुछ चीज हम लोग को, मतलब पिलर्स, जैसे घर जब हम लोग बनाता है तो उसका पिलर क्या है, जैसे ये सपोज ये घर बना रहा है हम लोग, ये एक घर है तो इसमें 4 पिलर होगा, ये 4 पिलर है। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को फॉलो कराने के लिए भी 4 पिलर है। क्या मतलब, ये जो पूरा है ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का भार उठा के रखा हुआ है। अगर इसमें से एक भी पिलर गिरा तो इसका मतलब घर गिर जाएगा। तो वैसे ही क्या है पिलर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, सबसे पहला क्या है, अगर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होना है तो क्या करना पड़ेगा, लिमिटेड गवर्नमेंट होना चाहिए। लिमिटेड गवर्नमेंट का मतलब वो सरकार जिसके पास अनलिमिटेड पावर नहीं है। अनलिमिटेड पावर का मतलब उसका मन में जो आएगा वो नहीं कर सकता है, उसको कॉन्स्टिट्यूशन में जो जो बात लिखा हुआ है उसी को फॉलो करना पड़ेगा। दूसरा क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए। सेपरेशन ऑफ पावर, देखिए सेपरेशन ऑफ पावर होना पड़ेगा। सेपरेशन ऑफ पावर के लिए मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे अगर घर में हम लोग हैं, ठीक है, भाई मम्मी पापा, अब हम लोग 3 भाई बहन हैं, ए बी सी। मम्मी पापा घर घर से बाहर गया और तीनों को क्या कर दिया, अगर मम्मी पापा यानी कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया हम लोग का मम्मी पापा, ठीक है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन ने, अगर सपोज ए को मैगी दिया, उसके बाद बी को टीवी का रिमोट दे दिया, उसके बाद सी को क्या दे दिया, कोल्ड ड्रिंक दे दिया, कुछ भी,
तो ये तीनों को दे दिया है, तो तीनों को पावर बांट दिया है, तीनों को क्या कर दिया है, पावर बांट दिया है। कि अगर जैसे सपोज ए को टीवी देखना है, कोल्ड ड्रिंक पीना है, तो मैगी क्या, ए के पास मैगी है तो ये दोनों को मैगी देना पड़ेगा, इसको और इसको, ठीक है। और अगर बी को मैगी खाना है और कोल्ड ड्रिंक पीना है, तो टीवी किसको भी देखना पड़ेगा, इसको और इसको भी देना पड़ेगा। और अगर सी को टीवी देखना है और मैगी खाना है, तो इसको क्या करेगा, कोल्ड ड्रिंक बी को भी देना पड़ेगा और ए को भी देना पड़ेगा। तो इसका मतलब कोई तो इसमें से सब तीनों इक्वल है, तीनों एक दूसरे से ले रहा है, तीनों एक दूसरे से दे रहा है। लेकिन इन केस अगर सारा चीज ए को ही दे देता, इसी के पास टीवी होता, इसी के पास मैगी होता, इसी के पास कोल्ड ड्रिंक होता, तो ये क्या ये बी को देता, क्या सी को देता? ये हो सकता है ये नहीं देता, क्यों? क्योंकि तीनों इसी के पास है। ये टोटली ए के ऊपर डिपेंड करता है कि ए अगर अच्छा आदमी है तब तो दे देगा, और बी अगर ए अच्छा आदमी नहीं है तो नहीं देगा। तो सरकार के लिए भी तो यही है, अगर कोई सरकार में अच्छा आदमी बैठा हुआ तब तो वो दे देगा, लेकिन अगर नहीं देगा, नहीं अगर अच्छा आदमी नहीं है तो इसको रोकने वाला कोई नहीं, ये टीवी भी खुद ही देखेगा, मैगी भी खुद ही खाएगा और कोल्ड ड्रिंक भी खुद ही खाएगा। तो ये हो सकता है बी को कुछ ना दे, सी को कुछ ना दे, तो सारा पावर क्या हो गया, ए के पास आ गया। इसी को बोलता है अनलिमिटेड पावर, इसके पास जो भी है अनलिमिटेड पावर, इसको रोकने वाला कोई नहीं है। अगर पिछला वाला केस में देखे तो अगर ए मैगी नहीं देता तो बी बोलता मैं टीवी नहीं दूंगा, मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं दूंगा। तो लेकिन अगर इस केस में क्या है, अब इसको अगर तीनों कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, तीनों को अलग अलग पावर दे दिया, अलग अलग सेपरेशन ऑफ पावर। वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया है, सबको अलग अलग पावर दे दिया है कि तीन जो हम लोग का जो ऑर्गन्स देखा था, हम लोग तीन ऑर्गन देखा था, क्या देखा था, ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, ऑर्गन्स देखा था लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। जुडिशरी, तो लेजिस्लेचर का काम क्या था, लॉ बनाना, सॉरी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है वो लाइव में, वो एक्चुअली लैपटॉप में चार्ज लगाना ही भूल गया था मैं, तो वापस से मैं ठीक कर लिया हूँ। तो मैं बोल रहा था कि जैसे ही हम लोग ने मम्मी पापा वाला एग्जांपल देखा, तीन भाई बहन में देखा, तो वैसे ही ताकि कोई भी एक ऑर्गन ज्यादा पावरफुल ना हो जाए और वो अपना मन का ना करने लगे, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कर दिया है, सबके बीच में पावर सेपरेट कर दिया है, ताकि कोई एक आदमी लॉ बनाएगा, दूसरा आदमी क्या करेगा, उसको इम्प्लीमेंट करेगा, और तीसरा आदमी उसको चेक करेगा कि ये लॉ इम्प्लीमेंट हुआ है कि नहीं ठीक से। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज लेजिस्लेचर कोई रूल बनाया कि अगर अगर हम लोग सिंगल हैंडली पावर दे दे, बोले सिर्फ दे दिया कि तीनों चीज कौन है वो लेजिस्लेचर करेगा, तीनों चीज, या किसी भी एक उसमें दे दिया कि तीनों चीज क्या करेगा, लेजिस्लेचर करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये लेजिस्लेचर जो है ये क्या है, ये तीनों काम ये खुद भी कर रहा है कि लॉ बना रहा है। सपोज इसने लॉ बना दिया कि आज से जो भी अपना मन से कहीं भी जाएगा तो उसको हम लोग क्या करेगा, अरेस्ट कर लेगा या कुछ भी कर लेगा। तो अगर लेजिस्लेचर क्या, अगर इसने क्या कर लिया, हम लोग का रेस्ट्रिक्शन मूवमेंट पे रेस्ट्रिक्ट कर दिया, तो लेजिस्लेचर ने क्या कर दिया, रेस्ट्रिक्शन पे मूवमेंट पे वो कर दिया, ये खुद ही इंप्लीमेंट करेगा एग्जीक्यूटिव, ये खुद ही इंप्लीमेंट करेगा एग्जीक्यूटिव की जगह। तो ये क्या करेगा, ये थोड़ी चेक करेगा कि लॉ सही है या है, वो तो बोलेगा जो एक जगह से दूसरा जगह जा रहा है उसको अरेस्ट कर लेगा, है कि नहीं। और अब इसको जो चेक करने वाला है कि लॉ सही बना, सही है या नहीं, या सही से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं, ये खुद ही करेगा, ये जुडिशरी का काम भी खुद ही करेगा। तो ये थोड़ी देखेगा कि जो जो मूवमेंट मूवमेंट का तो हम लोग का फंडामेंटल राइट्स है, तो ये थोड़ी चेक करेगा कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है या फिर इन अकॉर्डेंस है, ये तो चेक नहीं करेगा, तो ये सारा अपना मनमानी का करेगा। तो अगर इसीलिए हम लोग क्या कर दिया कि लेजिस्लेचर कोई एक लॉ बनाता है तो इसका काम खत्म,
इसका जिम्मेदारी नहीं है इम्प्लीमेंट करना, जिम्मेदारी हम लोग दे दिया एग्जीक्यूटिव को, एग्जीक्यूटिव उसको क्या करेगा, इम्प्लीमेंट करेगा। और एग्जीक्यूटिव का इम्प्लीमेंट उससे पहले उसके बाद क्या होगा, जुडिशरी चेक करेगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है या नहीं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है कि नहीं, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ और बात लिखा और ये लॉ कुछ और बात बोल रहा है। अगर कुछ अलग दोनों का अगर कॉन्ट्रास्टिंग है, मतलब दोनों का अगर टकराव हो रहा है, तो क्या करेगा जुडिशरी, ये जो लॉ बनाया है उसको खत्म कर देगा, क्वैश कर देगा। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, सेपरेशन ऑफ पावर हो गया। ठीक है, तो मैं आई होप यू आर गेटिंग द मीनिंग ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। फिर उसके बाद पहला हम लोग देख लिया, पहला क्या चीज चाहिए था, मतलब पिलर्स क्या था, लिमिटेड गवर्नमेंट, लिमिटेड गवर्नमेंट जिसका पावर अनलिमिटेड ना हो, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही हो। सेपरेशन ऑफ पावर भी देख लिया, और रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी चीज इस देश में हो रहा है, कुछ भी चीज, उसके पीछे एक कोई लॉ है, लॉ बना हुआ है। लॉ मतलब कि कोई, जैसे इंडिया में लॉ से बड़ा कोई नहीं है, लॉ से बड़ा कोई नहीं है, इसका मतलब क्या है कि सपोज हम लोग जब पुलिस हो या फिर कोई भी कुछ हो, तो उससे हम लोग वो अपना मनमानी नहीं कर सकता है। पुलिस हो, कोई भी हो, आर्मी हो, बीएसएफ हो, ये भी हो, वो अपना मन का नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है, क्योंकि पीछे आदमी लोग, पीछे क्या है उसका, लॉ लॉ है एक, जैसे पुलिस का एक फंक्शन डिफाइन है कि पुलिस किसी के घर में बिना वारंट के या बिना किसी के घुस नहीं सकती। अगर वो घुसता है, पुलिस का कोई आदमी अगर घुसता है, तो क्या कर सकता है, हम लोग बता सकता है कि भाई कौन सा लॉ में लिखा हुआ है कि पुलिस अपना मर्जी से बिना उसमें आ सकता है, तो फिर पुलिस वैसा नहीं कर सकती है। उसके बाद और और क्या है इसका रूल ऑफ लॉ का, और एग्जांपल अगर मैं दूं आपका, तो फॉर एग्जांपल आज से कुछ दिन पहले गुवाहाटी का बात मैं बताता हूँ कि जब हम लोग का अगर किसी का स्कूटी का ऊपर या किसी की गाड़ी का ऊपर अगर फाइन होता था, तो अगर फिर आप पोल्यूशन बनाने जाते थे, तो आपको पोल्यूशन बनाने नहीं देता था, बोलता था कि पहले फाइन भर के आओ डीटीओ में, उसके बाद फिर आपका पोल्यूशन बना। मतलब क्यों नहीं बनेगा, तो वो पोल्यूशन वाला तो बोलता था कि डीटीओ ने ब्लॉक करके रखा हुआ है, तो आदमी लोग को तो दिक्कत हुआ। तो किसी ने देखा कि ऐसा तो कोई लॉ है नहीं कि अगर मैं फाइन भरूंगा तभी पोल्यूशन बनेगा। तो क्या हुआ, ये केस चला गया गुवाहाटी हाईकोर्ट में। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने डीटीओ से पूछा कि हाँ भाई, तुम किस आधार पे ये जो पोल्यूशन है, पोल्यूशन को बनाने नहीं दे रहे हो, अगर फाइन नहीं भरेगा तो कहीं लॉ है? तो डीटीओ ने बोला नहीं है। तो गुवाहाटी हाईकोर्ट ने बोला कि अगर नहीं है तो फिर तुम ये कैसे कर सकते हो, हाँ ये देश तो रूल ऑफ लॉ से चलता है। तो ये क्या है, प्राइम एग्जाम्पल है रूल ऑफ लॉ का। तो अब क्या करता है डीटीओ को, मजबूरी में अब कोई आदमी फाइन भरे या ना भरे, उसको पोल्यूशन पोल्यूशन बना के देना पड़ता है। हाँ अगर ऐसा चाहता है, अगर ऐसा हो कि पहले फाइन भरेगा फिर पोल्यूशन बने, तो ठीक है, आप स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से रूल बनाइए, एक ठो रूल बनाइए, फिर कर लीजिए, फिर उसके बाद आप पहले फाइन भरो फिर पोल्यूशन बनाए। तो अगर जब हम लोग फिर बाद में कर सकते हैं, बाद में लॉ बना के अगर कर सकते हैं, तो फिर अभी कर लेने दीजिए ना। जैसे डीटीओ ने, कोर्ट ने कहा डीटीओ को कि अगर आपको करना है तो आप एक लेजिस्लेटिव असेंबली में बनाइए लॉ, और उसके बाद आप पोल्यूशन जब तक नहीं, फाइन जब तक नहीं भरेगा तब तक पोल्यूशन नहीं बनाइएगा। तो डीटीओ ने कहा, ये कहा नहीं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आपको एक कंसेप्ट एक समझा सकूं। तो डीटीओ ने कहा कि ठीक है, अगर मैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से ऐसा बना ही लेता हूँ, बना ही लूंगा, फिर कर सकता हूँ, तो आप अभी करने दीजिए ना, ताकि आदमी लोग फाइन भरे। तो कोर्ट ने कहा, ये एग्जाम्पल है, उसने कहा नहीं, हाँ एग्जाम्पल के लिए मैं समझा रहा हूँ। तो कोर्ट ने कहा कि देखिए, रूल ऑफ लॉ का मतलब ये होता है कि सिटीजन मस्ट बी अवेयर कि उनको क्या करना है और क्या नहीं करना है और कैसे करना है। अगर सिटीजन अवेयर नहीं है, कि उनको पता नहीं है कि क्या कानूनी गलत है और क्या कानून में लिखा हुआ है सही है, उनको अगर पता नहीं है, तो आप तो उसको मिसयूज कर सकते हैं कि कल होके आपका जो मन में आएगा वो करेंगे और बोलेंगे बाद में लॉ बना लूंगा। ऐसे नहीं होगा, पहले लॉ बनाइए फिर इंप्लीमेंट करिए। तो ये दिस इज द प्राइम एग्जांपल ऑफ रूल ऑफ लॉ। ठीक है, फिर पांच पांच 4 नंबर में क्या है, इंडिविजुअल राइट्स। अगर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को फॉलो करना है, तो इंडिविजुअल राइट, हर एक आदमी का राइट्स होना चाहिए, जैसे हम लोग का फंडामेंटल राइट्स है या नहीं, वैसे ही। फिर उसके बाद ये 5वां पॉइंट था जुडिशियल रिव्यू, ये मैं एंटर दबाना भूल गया। जुडिशियल रिव्यू,
तो जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है कि कोर्ट का एक पावर, जो कि कोई भी अगर लेजिस्लेचर जैसे पार्लियामेंट हो या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हो, अगर वो कोई लॉ बना रहा है तो जुडिशियरी के पास पावर है कि वो लॉ को वो रिव्यू कर सके, रिव्यू करके ये देख सके ये जो रूल बनाया है या लॉ बनाया है ये कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध तो नहीं है, किसी का फंडामेंटल राइट्स तो नहीं छीन रहा है, किसी का जो राइट टू रिलीजन है वो तो खत्म नहीं कर रहा है। तो वो क्या है, ये जुडिशियल रिव्यू का काम है। और उसके बाद अगर हम लोग कंपेयर करें जैसे नॉर्थ कोरिया में कॉन्स्टिट्यूशन बराबर है, किम जोंग उन एकदम जो आता है ना एकदम बाहुबली टाइप, वो कॉन्स्टिट्यूशन बराबर रखा है, लेकिन मतलब पता नहीं मीम तो ऐसे चलता है कि एक बार क्या हुआ था, बोले कि कोई एक जनरल था, कुछ परेड वगैरह चल रहा था और वो छींक मार दिया था तो उसको तोप तोप से उड़ा दिया था। तो लेकिन फिर भी कॉन्स्टिट्यूशन है तो, और अपना जैसा हेयर स्टाइल पूरा अपना नॉर्थ कोरिया में वो रेस्ट्रिक्ट करके रखा है कि सब उसके तरह हेयर स्टाइल ही कटाएगा। अब ये सच है या नहीं, ये इंस्टाग्राम पे रील चलते रहता है, बहुत मजा भी आता है देख के। तो लेकिन फिर भी नॉर्थ कोरिया में कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन वहाँ क्या नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं वो लोग। लेकिन इंडिया में है, इंडिया में सुप्रीम कोर्ट है जो कि कोई भी अगर गलत कानून बनाएगा तो उसको स्ट्रक डाउन कर देगा सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर भी उतना ज्यादा पावरफुल नहीं है जितना नॉर्थ कोरिया का किम जोंग उन है। ठीक है, अब ये हम लोग क्या देख लिया, कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। अब कुछ कुछ हम लोग देखते हैं कि अलग अलग टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो सकता है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम लोग ध्यान अगर देखें तो क्या हो सकता है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है। रिटन का मतलब क्या होता है और अनरिटन का कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, ये नहीं है कि जो लिखा हुआ है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो नहीं लिखा हुआ है वो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, नहीं, दोनों कागज में लिखा रहता है लेकिन इसका कुछ कुछ एक अलग अलग सा डिफरेंस है। जैसे मीनिंग अगर देखें तो क्या है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सिंगल फॉर्म डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स मोस्ट ऑफ द रूल। मतलब कि अगर सपोज हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ले तो एक इतना सा मोटा सा किताब मिलता है जिसमें 395 आर्टिकल्स है, अमेंडमेंट होके वो अलग है, आर्टिकल 395 ही है। अगर कोई अगर आर्टिकल 19A 19O ऐसा वो नहीं है, 21A वो अलग से नहीं है, वो उसी का 21 का हिस्सा है, 395 आर्टिकल है। तो ये क्या है, एक सेट ऑफ बुक है, मतलब एक बुक है उसमें सारा चीज लिखा हुआ वो कॉन्स्टिट्यूशन। और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है कि कोई एक सेट ऑफ बुक नहीं है कि हाँ इतना पढ़ लिया तो मैं कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिया, नहीं, उसका बहुत सारा अलग अलग बुक है। जैसे कि कोई भी अगर पार्लियामेंट में लॉ बना रहा है तो वो भी कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बन जा रहा है, कोई भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन आ रहा है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बन जा रहा है, कोई भी जुडिशरी कोई नया जो रूल इंटरप्रेट करके कोई एक नया ऑर्डर दे देता है या रूल बना देता है तो वो भी कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बन जाता है। तो अगर इतना जगह से कॉन्स्टिट्यूशन आ रहा है कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन से, पार्लियामेंट्री लॉ से, जुडिशियल ऑर्डर से, इतना से कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है तो कितना हो जाएगा, सेट ऑफ बुक तो रहा नहीं, इतना हो जाएगा, बहुत सारा बड़ा बड़ा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अब यूके में देखें तो यूके में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हुआ कि वहां पे एक सेट ऑफ बुक नहीं है कि जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन, अगर आप यूके गए और एक कॉन्स्टिट्यूशन का बुक मांगे तो वो लोग आपको पागल सोचेगा कि कहाँ से आया है बोल के। लेकिन अमेरिका यूके में क्या हो, अगर वही इंडिया में अगर आप आए तो अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन किसी से मांगे तो पक्का आपको कॉन्स्टिट्यूशन दे देगा। लेकिन यूके में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। अगर फॉर एग्जाम्पल यूके में क्या है, जो पिछला कई सालों से लॉ बनते आ रहा है, सब कुछ होते आ रहा है, वो सारा कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, सब कुछ। जैसे अगर करीब 1200 के आसपास यूके में एक मैग्ना कार्टा वो लिखा था लॉ, वो उससे लेके अभी रिसेंटली पार्लियामेंट्री जो एक्ट बना रहा है, लॉ बना रहा है, वो दोनों दोनों हिस्सा है। ये इवॉल्व होते आ रहा है इतना 200 साल में, 300 साल में, 400 साल में, 500 साल में। लेकिन इंडिया का क्या है, एक फिक्स सेट ऑफ लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, रूल बुक। उसके बाद फिर हम लोग क्या रिटर्न, अभी इसमें देखें क्या है कि एक सिंगल फॉर्मल डॉक्यूमेंट है, मैंने बताया अभी आपको सिंगल फॉर्मल डॉक्यूमेंट क्या है, अ कलेक्शन ऑफ, इसमें ये रहा लिखा हुआ है ना, अ कलेक्शन ऑफ मेनी लॉज, कोर्ट केसेस एंड ट्रेडिशन। कोई भी ट्रेडिशन है
जैसे अब जैसे इंडिया में क्या है, मोस्ट ऑफ द मेघालय को छोड़ के क्या है कि शादी के बाद लड़की लड़का के घर जाएगी, तो लेकिन ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है, कभी किसी का मन आया तो वो लड़की के घर भी चले जा सकता है। मेघालय में तो ऐसा होता है। लेकिन अगर यूके में कोई ऐसा ट्रेडिशन है जो कि बहुत सालों से चलते आ रहा है, तो वो भी कॉन्स्टिट्यूशन का ही हिस्सा है। इसी को बोलता है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर उसके बाद सुप्रीम कौन है। अगर इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन एक फिक्स है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन ही पावर दे रहा है सबको, तीनों ऑर्गन्स को, जुडिशरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव को, तो पावरफुल कौन हुआ, सुप्रीम कौन हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन ही सबको पावर दे रहा है। लेकिन यूके में क्या होता है, यूके में अगर यूके में जो पार्लियामेंट लॉ बना रहा है वही कॉन्स्टिट्यूशन हो जा रहा है, तो इसका मतलब वहां सुप्रीम कौन हो गया, पार्लियामेंट। वहां सुप्रीम कौन हो गया, पार्लियामेंट। क्यों, क्योंकि जो पार्लियामेंट बोल रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशन बन जा रहा है। इंडिया में क्या हो रहा है, जो कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहा है वो लॉ बन रहा है, उल्टा हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन जो बोलेगा वही लॉ होगा। वहां क्या हो रहा है, जो लॉ बन रहा है वही कॉन्स्टिट्यूशन होगा। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कौन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन, और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कौन होता है, पार्लियामेंट। फिर उसके बाद पावर ऑफ कोर्ट्स। अगर पावर ऑफ कोर्ट, यहाँ फिक्स एक लॉ है इंडिया में कि यहाँ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में कि ये करना है सरकार को, ये नहीं करना है। अगर जो नहीं करना है अगर वो फिर भी सरकार करता है तो कोर्ट क्या कर सकता है, उसको स्ट्राइक डाउन कर सकता है। लेकिन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि कोई भी जो लॉ है वो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा हो जाता है। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा हो जा रहा है तो पावर कोर्ट क्या है, उसको चेंज नहीं कर सकता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने तो कभी कहा ही नहीं ना, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में तो कभी कोई कहा ही नहीं कि ये गलत है ये सही है। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में तो कभी कहा ही नहीं कि ये सही है गलत है। जो पार्लियामेंट बोल दिया वो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा हो गया, और अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है तो कोर्ट फिर कैसे उसको स्ट्राइक डाउन कर सकता है कि नहीं। नेचर, नेचर क्या है, रिजिड। अगर कोई कॉपी है, फिक्स्ड है, उसको अगर चेंज करना है तो इतना आसानी से तो चेंज होने वाला नहीं। स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, पार्लियामेंट ही चेंज कर सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं कर सकता है ये। तो लेकिन जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो लॉ बना है वो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा, तो उसको चेंज करना क्या है, आसान है, इजी टू चेंज। अगर आज मन में आया ब्रिटेन का सरकार को कि मेरे को कुछ एक नया लॉ बनाना है, तो वो जैसी लॉ बनाएगा वैसे ही वो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा हो जाएगा। फिर उसके बाद एनेक्टमेंट। एनेक्टमेंट क्या है कि जैसे हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन कब रेडी हो गया था, 26 नवंबर 1949। इम्प्लीमेंट कब हुआ था, 26 जनवरी 1950। तो एक फिक्स डेट है कि आज के दिन ही इम्प्लीमेंट हुआ है। हम लोग को पता है कि इम्प्लीमेंट ऐसा हुआ है, लेकिन अगर मैं यूके का पूछूं कि कब इम्प्लीमेंट हुआ है तो किसी को आंसर नहीं है। क्यों, क्योंकि 1200 से 1200 जब मैग्ना कार्टा जब वो इम्प्लीमेंट हुआ था, वहाँ पे बनाया था, लॉ बनाया था, उससे लेके अभी तक जो लॉ बन रहा है पार्लियामेंट में, यूके का पार्लियामेंट में, उस तीनों चारों कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन तो कभी फिक्स डेट में हुआ नहीं, बना नहीं। तो ये एक फीचर है एनेक्टमेंट कि इवॉल्व ओवर हंड्रेड्स ऑफ ईयर, ये इवोल्यूशन से बना है। आज बना, 2 साल बना, 200 साल, 300 साल, 400 साल बना और बनते रहा है। लेकिन इंडिया का तो एक दिन फिक्स्ड है, 26 नवंबर 1949 को बना और 26 जनवरी 1950 को इम्प्लीमेंट कर दिया। फिर फेडरलिज्म। फेडरलिज्म हम लोग बताया तो नहीं, अभी जो बेसिक क्लास कर रहा है उसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। फेडरलिज्म क्या है, नेसेसरी फॉर फेडरल स्टेट, मतलब फेडरल स्टेट जो है, जैसे जहाँ पे पार्टनरशिप में सेंट्रल एक स्टेट एक, वहाँ पे अगर है तो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए ही चाहिए। और यहाँ पे यूनिटरी सिस्टम जो होता है, मैं बताऊंगा यूनिटरी सिस्टम और फेडरलिज्म में है क्या है। तो यूनिटरी में ज्यादातर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ पे यूनिटरी होता है वहीं पे। एग्जाम्पल, इंडिया और यूएसए में रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, और यूके, इजराइल और न्यूजीलैंड में अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है।
तो अब देखिए अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होने के बाद भी इजराइल, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड कितना अच्छा से मतलब वो लोग जी रहा है वहाँ पे अपना जीवन, कि अगर वही इंडिया में अगर होता तो यहाँ पे इतना ज़्यादा पावर के लिए लालची लोग हैं, सब तो नहीं है लेकिन कुछ कुछ है। अगर हम लोग अपना सोसाइटी देखें तो थोड़ा बहुत कभी कभी खराब भी लगता है इन देशों से, अगर हम लोग कंपेयर करें तो हम लोग का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उतना अच्छा नहीं है, इनइक्वालिटीज़ है। लेकिन अगर इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है फिर भी इतना ज़्यादा करप्शन है, ये है वो है, लेकिन वहाँ पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, उनके पास अनलिमिटेड पावर है लेकिन फिर भी वो लोग इतना अच्छा से तो इसका मतलब क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन होना ज़रूरी नहीं है, उसको इम्प्लीमेंट करना भी ज़रूरी है। प्लस उसके बाद क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन पे डिपेंड नहीं करता है कि कोई देश कैसा होगा, वो कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट करने वाला लोगों पे डिपेंड करता है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन कितना भी अच्छा हो लेकिन अगर उसको इम्प्लीमेंट करने वाला लोग ही खराब है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा नहीं होगा। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन कितना भी खराब हो और या कॉन्स्टिट्यूशन हो ही ना, लेकिन वहाँ उसको इम्प्लीमेंट करने वाला आदमी अगर अच्छा है तो वहाँ का देश भी अच्छा होगा। प्राइम एग्जाम्पल क्या है कि यूके, इजराइल और न्यूजीलैंड, वहाँ पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, उसके पास सरकार का खुला छूट है लेकिन फिर भी इतना अच्छा से जीवन जी रहा है। लेकिन हम लोग के पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, इतना ज़्यादा फैसिलिटी, 395 आर्टिकल लिख दिया, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम लोग अभी भी एक अच्छा जीवन नहीं जी पा रहा है। फिर उसके बाद क्या है, रिजिड वर्सेस फ्लेक्सिबल। रिजिड वर्सेस फ्लेक्सिबल मतलब क्या हुआ, रिजिड और फ्लेक्सिबल, अगर कोई चीज आसानी से चेंज हो जाए तो वो क्या हो गया, फ्लेक्सिबल, और जो चीज आसानी से चेंज नहीं हुआ वो रिजिड। तो अगर जैसे रिटर्न, अगर मैं पूछूं, आप मेरे को बताइए कि रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है या फ्लेक्सिबल, और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है या फ्लेक्सिबल, ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। फिर उसके बाद क्या है कि सिंपल मीनिंग है, आप लोग देख के भी अगर आप लोग इसको पढ़ भी ले एक व्यू में तो आप लोगों को ये याद हो जाएगा, मतलब समझ आ जाएगा। और सबसे पहला क्या है, सिंपल मीनिंग क्या है कि वेरी डिफिकल्ट टू चेंज, रिक्वायर ए स्पेशल कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, आसानी से चेंज नहीं होगा। उसके बाद क्या है, इजी टू चेंज, कैन बी चेंज जस्ट लाइक एन ऑर्डिनरी लॉ, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है तो। उसके बाद प्रोसेस क्या है, स्पेशल मेजोरिटी, अगर रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है तो स्पेशल मेजोरिटी, अगर 3 आदमी है तो 2 आदमी मस्ट से कि भाई चेंज करना है। जैसे अगर 100 आदमी है तो 2/3, 2/3 मतलब 66 आदमी बोलना चाहिए कि हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना है। लेकिन अगर फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है तो 100 आदमी है तो 50 आदमी भी बोलेगा कि चेंज करना है तो हो सकता है। फिर उसके बाद लॉ स्टेटस क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इज हायर देन ऑर्डिनरी लॉ। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो बात बोला है वो सबसे ऊपर होता है, और सबसे उसके नीचे क्या होता है, ऑर्डिनरी लॉ। और ये फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि जो ऑर्डिनरी लॉ है वो ऑर्डिनरी लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ दोनों सेम है। स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी क्या है कि एक लंबा टाइम से कॉन्स्टिट्यूशन आते जा रहा है। अगर हम लोग देखें 1950 से इम्प्लीमेंट हुआ और आज तक हम लोग बहुत अच्छा खासा जीवन जी रहा है बाकी देशों के कंपैरिजन में। जैसे अफ्रीका हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, यहाँ पे तो अनरेस्ट हमेशा होते रहता है, कभी आर्मी का रूल आ जाता है, कभी क्या हो जाता है। लेकिन इस देशों से कंपेयर करें तो हम लोग का जीवन बहुत अच्छा है इंडिया में। तो अगर मतलब अगर फिक्स रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है तो ही जाके इतना ज्यादा, मतलब अभी तक हम लोग ठीक ठाक है। वरना कोई सरकार अगर आए, बोले एक बार सरकार में मैं आ गया उसके बाद तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल दूंगा, अगर मैं होता तो मेरे को अगर एक बार प्राइम मिनिस्टर बन जाता तो मैं पूरा से कॉन्स्टिट्यूशन ही चेंज कर देता और बोल देता कि अब से मैं ही प्रधानमंत्री रहूंगा। तो ये सबको रोकने के लिए क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है। और क्या है कि जो टेम्पररी मेजोरिटी, सपोज किसी को, जैसे अभी 131st अमेंडमेंट बिल पास नहीं हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि सरकार के पास मेजोरिटी नहीं था, 2/3 मेजोरिटी चाहिए था कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करने के लिए, लेकिन नहीं हुआ। तो हम लोग, मैं एक क्लास लेके आऊँगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, आप लोग अगर देखिए 131 अमेंडमेंट बिल जो था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी प्रीलिम्स में आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स वेयर द प्रोविजन ऑफ द बिल, क्योंकि ये 2022 में 23 का सीसी में आया था एक बिल के ऊपर क्वेश्चन।
नारी शक्ति वंदना अधिनियम बिल के ऊपर, तो ये भी आ सकता है। तो स्टेबिलिटी क्या है, यहाँ पे हाई है, यहाँ पे लो है। फिर एग्जांपल यूएसए, यूएसए में बहुत ज्यादा रिजिड है, बहुत ज्यादा रिजिड है। यूएसए में 5 ना 6 ही आर्टिकल है। यूके में बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल, क्यों? क्योंकि यूके में तो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं, तो फ्लेक्सिबल ही होगा। अब देखते हैं हम लोग पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में डिफरेंस। पहले जो बेसिक में आपको बता देता हूं कि बेसिक क्या है, कि पार्लियामेंट और पार्लियामेंट्री सिस्टम और इसका प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में क्या है। तो पार्लियामेंट, यहाँ क्या होता है, एमपीज, इंडिया में एमपीज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये पूरा देश से चुना जाता है। 543, हर एक देश का कॉन्स्टिट्यूएंसी से, अगर ये इंडिया है, अगर ये इंडिया है तो इसमें पूरा का पूरा हर एक जगह से 543 आदमी आ रहा है पूरा। जैसे आसाम में कितना सीट है लोकसभा का, आसाम में कितना सीट है लोकसभा का, 14। यूपी में 80, बिहार में 40, वेस्ट बंगाल में करीब 43, ऐसे करते करते टोटल 543 है। अब हर आदमी लोग इलेक्शन लड़ता है और जो जीतता है वो क्या बन जाता है, ये पूरा से वो बन जाता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाता है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाता है। तो ये आएगा, ये हाउस है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, ये लोकसभा है। तो यहाँ पे 543 आदमी लग ऐसे ऐसे बैठेगा, ठीक है, ऐसे ऐसे बैठेगा। ये पूरा टोटल 543 आदमी है टोटल, ये 543 है। ये क्या है, पार्लियामेंट है, ये पार्लियामेंट है। तो अगर एग्जीक्यूटिव, जैसे प्राइम मिनिस्टर और जो मिनिस्टर को चुनना है, तो जो एग्जीक्यूटिव है वो इसी में से ही हम लोग चुनेगा। जैसे सपोज इसमें अगर मैं देखूं तो जो लोकसभा का मेंबर है या राज्यसभा का मेंबर है, जो भी हो सकता है, लोक प्लस राज्यसभा का भी हो सकता है, 245। तो इसमें पार्लियामेंट में ये आदमी को ले लिया, 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 ये लोग क्या बन गया, एग्जीक्यूटिव बन गया। क्या बन गया, एग्जीक्यूटिव। इसका मतलब एग्जीक्यूटिव्स आर द पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर। तो ये होता है पार्लियामेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्या, कि एग्जीक्यूटिव्स आर द पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर। लेकिन अगर वही हम लोग प्रेसिडेंट रूल में देखें, प्रेसिडेंट रूल, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो यहाँ पे अगर एग्जांपल ले यूएसए का कांग्रेस है, वहाँ का लेजिस्लेचर का नाम कांग्रेस है। कांग्रेस में 2 हाउस है, सॉरी, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और उसमें और एक कांग्रेस। तो कांग्रेस में आदमी रहेगा पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ऐसे 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 करते करते। तो ये क्या होगा, ये रहेगा लेजिस्लेचर। क्या रहेगा, ये रहेगा लेजिस्लेचर। लेकिन जो एग्जीक्यूटिव रहेगा उनका इनसे कोई दिक्कत वो नहीं, एग्जीक्यूटिव यहाँ रहेगा। एग्जीक्यूटिव में कौन आएगा, प्रेसिडेंट आएगा, प्रेसिडेंट आएगा। ये दोनों का अलग अलग है। इंडिया में क्या है, पार्लियामेंट में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है कि लेजिस्लेचर आर द पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव, और सॉरी, एग्जीक्यूटिव आर द पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर। लेकिन क्या प्रेसिडेंशियल फॉर्म में गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट इज द एग्जीक्यूटिव आर द पार्ट ऑफ पार्लियामेंट? तो आंसर है नहीं। प्रीलिम्स में ऐसा ऐसा कुछ कुछ क्वेश्चन आ सकता है, थोड़ा बहुत घुमा के, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में आके। तो मैं आपको समझा रहा हूँ, प्लस नोट्स पढ़ेंगे और बार बार रिवाइज करेंगे तो ये आपका क्लियर हो जाएगा।
तो ये रहा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वर्सेस प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पहला क्या है, हेड्स ऑफ स्टेट। इंडिया में हेड ऑफ स्टेट क्या है, नॉमिनल हेड है, जिसे जो प्रेसिडेंट है हम लोग का इंडिया का, जो प्रेसिडेंट है इंडिया का, प्रेसिडेंट है इंडिया का, वो एक ऊपर अंपायर के तरह काम करता है। मतलब यहाँ पे प्रेसिडेंट बैठे हुए हैं और ये क्या है, ये है लेजिस्लेचर यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, और इनमें से ही कुछ कुछ सेलेक्ट होके क्या बनता है, एग्जीक्यूटिव। और एग्जीक्यूटिव ये ऐसे ये हिस्सा है एग्जीक्यूटिव, और ये क्या है, प्रेसिडेंट। ये कौन है, और इसमें एग्जीक्यूटिव में कौन आ रहा है, प्राइम मिनिस्टर प्लस अदर मिनिस्टर। अदर मिनिस्टर, ये डायग्राम आप देख लीजिए एक बार, आपको समझ में आ जाएगा ये। तो इंडिया में अगर देखे तो रियल एग्जीक्यूटिव हेड कौन है स्टेट का, रियल मतलब असली काम कौन करता है, तो असली काम कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर करता है प्लस अदर्स मिनिस्टर करता है। और प्रेसिडेंट कौन है, प्रेसिडेंट इज लाइक नॉमिनल हेड। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मैं पूछूं कि जो मेजर डिसीजन है वो कौन लेता है, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, तो ऑब्वियसली आंसर प्राइम मिनिस्टर। लेकिन फिर भी प्रेसिडेंट को हम लोग रियल है नॉमिनल हेड क्यों बोलता है, तो इसके लिए अगर सपोज किसी आपके घर में पापा है, दादाजी है, और आपका शादी का बात हो रहा है कि शादी करना किससे, अरेंज मैरिज, तो ये डिसीजन तो ऑब्वियसली आपका और पापा का होगा, या पापा का होगा कि बेटा का शादी कराना है, कैसे कैसे होगा। तो डिसीजन कौन लिया, पापा लिया। लेकिन क्या पापा दादाजी से पूछेंगे, नहीं, ऑब्वियसली राय विचार लेंगे, लेकिन डिसीजन, फाइनल डिसीजन कौन लेगा, पापा। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि आपका घर का हेड कौन है, तो आप क्या बताएंगे, पापा या दादाजी, दादाजी, क्योंकि सबसे बड़े बुजुर्ग वही है, उनको पता है क्या करना है क्या नहीं, क्या सही है क्या गलत नहीं लास्ट में। तो लेकिन अगर नॉमिनल हेड है, दादाजी क्या है, नॉमिनल हेड, और रियल हेड सारा डिसीजन कौन ले रहा है, पापा, और नॉमिनल हेड कौन है, दादाजी। क्यों, क्योंकि वो बस है, उनसे राय विचार लिया जाता है, पापा पूछते क्या सही हो सकता है क्या गलत हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली डिसीजन कौन लेता है, पापा ही लेते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं। लेकिन ये चीज प्रेसिडेंशियल फॉर्म फॉर प्रेसिडेंशियल सिस्टम में नहीं है, उसमें रियल हेड और नॉमिनल हेड दोनों कौन है, दोनों कौन है, प्रेसिडेंट। तो ए रहा एग्जिट पीएम, जो डुअल हेड, यहाँ पे क्या है, डुअल हेड, नॉमिनल हेड कौन है, नॉमिनल हेड प्रेसिडेंट। और ये इंग्लैंड में अभी भी क्यों किंग और क्वीन चल रहा है, तो वहां पे किंग होगा, और रियल हेड कौन है, प्राइम मिनिस्टर है। लेकिन यहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम, जैसे यूएसए का चेक करें तो यूएसए में दोनों कौन है, प्रेसिडेंट है, बोथ रियल हेड और एग्जीक्यूटिव हेड दोनों यही है। अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी अगर पार्लियामेंट्री में देखे तो जैसा कि देखा था हम लोग ने इसमें, कि एग्जीक्यूटिव तो इसका हिस्सा है, एग्जीक्यूटिव तो इसका हिस्सा है, किसका, पार्लियामेंट का। तो ये लोग मिलके ही तो इसको चुना है ना, एग्जीक्यूटिव को, पार्लियामेंट ही तो मिलके एग्जीक्यूटिव को चुना है। तो कल पार्लियामेंट के अगेंस्ट ये लोग या पार्लियामेंट के विल के खिलाफ अगर ये लोग काम करेगा तो ये लोग को हटा भी सकता है, जिसको जो चुनेगा उसको वो हटा देगा। तो इसीलिए एग्जीक्यूटिव किसके कंट्रोल में है, एग्जीक्यूटिव इज कंट्रोल बाय पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव इज कंट्रोल बाय पार्लियामेंट। और दूसरा, अगर यही अगर उसमें देखा जाए प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ऐसा नहीं है। प्रेसिडेंशियल में जो एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव को पार्लियामेंट वहां पे हटा नहीं सकता है, एग्जीक्यूटिव इज नॉट रेस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव इज नॉट रेस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। देखिए ये फर्स्ट क्लास है हम लोग का, इसीलिए हम लोग थोड़ा सा डिटेल में जा रहे हैं, मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूँ समझाने के लिए। लेकिन उसके बाद ये पहला क्लास के बाद क्या होगा, उसके बाद हम लोग स्पीड पकड़ लेंगे और धीरे धीरे करते करते कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और एग्जाम के लिए भी हम लोग तैयार हो जाएगा।
तो एग्जीक्यूटिव इज नॉट आंसरेबल टू लेजिस्लेचर फॉर हिज एक्शन, लेकिन इंडिया में करना पड़ेगा। जैसे इंडिया में क्या आता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या है, इज अ टूल ऑफ अकाउंटेबिलिटी ऑन एग्जीक्यूटिव बाय द लेजिस्लेचर। ये नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आया, अगर वो फेल हो गया तो एग्जीक्यूटिव मस्ट रिजाइन, एग्जीक्यूटिव मस्ट रिजाइन। फिर मेंबरशिप, मिनिस्टर मेड। अब जो मेंबरशिप है, जैसे एग्जीक्यूटिव का हिस्सा कौन हो सकता है, एग्जीक्यूटिव का हिस्सा कौन हो सकता है, तो एग्जीक्यूटिव का हिस्सा कौन हो सकता है, जिसे कोई भी डिफेंस मिनिस्टर अगर किसी को बनाना है तो इनको भी मस्ट बी अ एमपी, मस्ट बी अ एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना पड़ेगा, तभी जाके। जैसे डिफेंस हो गया, फाइनेंस मिनिस्टर हो गया, या खुद पीएम हो गया, या खुद जैसे कि अगर मान के इन्वायरमेंट मिनिस्टर हो गया, अगर इनको क्या होना पड़ेगा, एमपी होना पड़ेगा। एमपी कहीं से भी, राज्यसभा से भी हो सकता है, लोकसभा से भी हो सकता है, ये इनको कंपलसरी है, होना ही पड़ेगा, तभी जाके ये मिनिस्टर बन सकते हैं। और अगर नहीं है, सपोज कोई आदमी मिनिस्टर नहीं है, लेकिन वो फिर भी 6 महीना के लिए मिनिस्टर बन सकता है, या तो 6 महीना के अंदर उनको एमपी बनना पड़ेगा, तभी वो ऑफिस ऑफिस कंटिन्यू कर पाएंगे। और अगर वो नहीं करते हैं तो उनको 6 महीना में बाद में उनको रिजाइन देना पड़ेगा, अगर एमपी नहीं बनते हैं तो। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का भी उम्र 25 साल से ज्यादा है, तो वो कोई भी मिनिस्टर या खुद प्राइम मिनिस्टर भी बन सकता है, लेकिन कब तक, 6 महीना तक। अगर आपको मना है और आपका उम्र मोर देन 25 है, क्योंकि 25 ही लोकसभा का इलेक्शन लड़ने के लिए मिनिमम एज है, तो आपका बोले बहुत अच्छा है अभी का सरकार से, बोले मोदी जी के साथ बहुत अच्छा है, बोले आप गए और बोले कि मोदी जी थोड़ा दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बना दीजिए, देखना चाहता हूँ मैं कैसा मजा आता है कि नहीं। तो बोले मोदी जी बोले आपका बात सुन लिया, बोले चलो ठीक है, तुमको 6 महीना के लिए प्राइम मिनिस्टर बना दी। तो वो ऐसा कर सकते हैं, 6 महीना के लिए आपको प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन 6 महीना के अंदर या तो आपको राज्यसभा का मेंबर बनना पड़ेगा, या तो लोकसभा का मेंबर बनना पड़ेगा। अगर आप उसमें नहीं बने तो फिर उसके बाद आपको रिजाइन देना पड़ेगा। तो ये समझ में आया। लेकिन यहाँ पे ये तो हो गया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। लेकिन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो देख लिया, लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म में क्या होता है, प्रेसिडेंशियल में क्या होता है, टू बिकम अ पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव यू मस्ट नॉट बी द मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, ठीक है। यहाँ पे प्रेसिडेंट क्या करता है, यूएसए में जैसे सेक्रेटरी होता है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, हाँ सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस, ये वो क्या करता है, प्रेसिडेंट अपना मन में आता है जिसको भी, जैसे अपना मन में जिसको भी आया, बोले यूएसए का प्रेसिडेंट को मन में आया कि कोई एक रैंडम सिटीजन को उठाओ और इसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बना दो, तो वो ऐसा कर सकता है। उनको कोई लिमिटेशन नहीं है कि 6 महीना बाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना है, इलेक्शन जीतना है, नहीं। प्रेसिडेंट है, अकेला जीत गया, उसको अब जो मन में आएगा, वो जिसको मर्जी आएगा उसको अपना सेक्रेटरी बना सकता है। तो ये हुआ ना रियल एग्जीक्यूटिव पावर, है कि नहीं। लेकिन इंडिया में वैसा नहीं है। इंडिया का जो पॉलिटी है वो अलग है, सब कुछ अलग है, इसीलिए कल्चर अलग है, इतना ज़्यादा डाइवर्सिटी है, इसीलिए इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब चीज़ को नहीं लिया गया है। फिर वैसे देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, द प्रेसिडेंट एंड देयर सेक्रेटरीज आर नॉट मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर। फिर उसके बाद टेन्योर, अगर टेन्योर का पूछे, तो अगर मैं पूछूं कि एक, अभी जैसे प्राइम मिनिस्टर का 3rd टर्म है नरेंद्र मोदी जी का, 2024 से लेके 2029 तक, क्या 29 तक है, नहीं है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। क्योंकि अभी का सरकार क्या है, कोलिशन गवर्नमेंट है, जेडीयू टीडीपी ये सब का कंट्रीब्यूशन से सरकार चल रहा है। कल होके पता चला जेडीयू और टीडीपी अपना जो सपोर्ट है वो खींच लिया, तो फिर आज का आज ही सरकार गिर जाएगा। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या फिक्स टेन्योर हो सकता है, तो आंसर है नहीं। क्या मिनिस्टर अनसर्टेन द गवर्नमेंट फॉल इज इट लूजेस इट, नो कॉन्फिडेंस मोशन। फिर उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ टर्म बेयरिंग इम्पीचमेंट, अगर इम्पीचमेंट नहीं हो, अगर रिमूवल ना हो, तो यूएसए का प्रेसिडेंट का टर्म हमेशा फिक्स रहता है 5 साल 4 साल के लिए, 4 साल के लिए रहता है। ये सब प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि 4 साल यूएसए का प्रेसिडेंट का टर्म कितना है, तो आंसर क्या होगा, 4 साल।
तो फिर उसके बाद ये भी नियम है क्या, अभी जैसे डोनाल्ड ट्रंप इतना जो उत्पात मचा के रखा हुआ है, क्यों? क्योंकि उसको पता है कि अगला बार वो प्रेसिडेंट बन नहीं सकता। क्यों नहीं बन सकता है? क्योंकि यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन में नियम है कि कोई भी आदमी 2 बार से ज़्यादा प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। इसीलिए तो बराक ओबामा 2 बार बनने के बाद फिर ये डोनाल्ड ट्रंप जीत गया था, नहीं तो बराक ओबामा वाज द फाइनेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए। फिर उसके बाद पावर सेंटर, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी और वन मैन शो, द प्रेसिडेंट हैज अल्टीमेट। जैसे इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी मिनिस्टर गलत काम कर रहा है, जैसे अगर जैसे क्या बोला था मैंने पहले कि पार्लियामेंट के पास ही पावर है एग्जीक्यूटिव चलाने का। पार्लियामेंट अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर लेता है, NOC, नो कॉन्फिडेंस मोशन, अगर ये पास कर लेता है तो पूरा सरकार को खिलाफ, मतलब सरकार को रिजाइन मानना पड़ेगा एग्जीक्यूटिव को। तो सपोज कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एक प्रपोजल लेके आया, मतलब बिल लेके आया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, अभी का फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमन है। तो उन्होंने एक बिल लेके आया कि आज से जो फिजिकल करेंसी है वो बंद हो जाएगा। फिजिकल करेंसी क्या हो गया? फिजिकल करेंसी बंद, अब ऑनलाइन ही यूपीआई पेमेंट होगा और सीबीडीसी होगा। तो ये फिजिकल करेंसी बंद हो गया। तो लेकिन अब ये लॉ लेके आई पार्लियामेंट में, ये लॉ लेके आया पार्लियामेंट ने, और पार्लियामेंट में क्या कर दिया, इसको रिजेक्ट कर दिया। लोकसभा में इसको रिजेक्ट कर दिया गया, मतलब ये बिल फेल हो गया। अब बिल फेल हो गया तो क्या होगा कि इसका मतलब पार्लियामेंट को सपोर्ट नहीं, मतलब उम्मीद नहीं है, पार्लियामेंट इनको सपोर्ट नहीं कर रहा है एग्जीक्यूटिव को। तो इसका मतलब क्या, अब फाइनेंस मिनिस्टर को रिजाइन मानना पड़ेगा। तो क्या सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर को ही रिजाइन मानना पड़ेगा? तो नहीं, फाइनेंस मिनिस्टर को नहीं, पूरा का पूरा जो एग्जीक्यूटिव है उसको रिजाइन मानना पड़ेगा, पूरा का पूरा एग्जीक्यूटिव को। उसी को बोलता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब क्या हुआ कि जब जिंदा रहेंगे तो साथ में जिंदा रहेंगे, प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, सब। और जिस दिन कोई एक मरा तो सब मरेगा। जैसे ये फाइनेंस वाला जो एग्जांपल दिया मैंने, तो अगर फाइनेंस बिल फेल हो जाता है तो सब मरेगा। फिर लेकिन प्रेसिडेंट में ऐसा क्या है, वैसा नहीं है। प्रेसिडेंट अपना मन से जो आता है वो करता है, जो अलग मिनिस्टर है उसको अगर हटाना है तो वो हटा देगा, ये कर सकता है। ये हो गया हम लोग का पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में। अब देखते हैं फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है और यूनिटरी का मतलब क्या होता है। देखिए, इतना बड़ा देश है हम लोग का इंडिया, है कि नहीं? अब इंडिया में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। आसाम में कुछ और भाषा बोला जाता है, कुछ और खाया जाता है। साउथ में कुछ और भाषा बोला जाता है, खाया जाता है। गुजरात में अलग, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में अलग। तो इसका मतलब कोई एक यहाँ दिल्ली में बैठा हुआ आदमी तो पूरा देश नहीं चला सकता। क्यों? क्योंकि हर एक आदमी का, याद है हम लोग एस्पिरेशन फुल करने का भी तो जिम्मेदारी है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो पहले मैं बताया था। तो एस्पिरेशन, तो दिल्ली में बैठा हुआ आदमी तो सबको नहीं पता चलेगा कि किसका क्या एस्पिरेशन है, किसका क्या डिमांड है कि नहीं? तो फिर उसने क्या, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कर दिया, एक पार्टनर बना लिया, एक पार्टनर को अपॉइंट कर दिया। और वो पार्टनर कौन है? स्टेट गवर्नमेंट। कि भाई कुछ चीजों पे जो एक देश को देश रखने के लिए काम में आएगा उसको सेंटर चलाएगा, और जो रीजनल एस्पिरेशन है उसको कौन फुलफिल करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। अगर हम लोग सेंट्रल को पूरा पावर दे देता तो सेंट्रल को तो पता ही नहीं ना कि जो ग्राउंड में स्थिति है वो क्या है। ये दिल्ली में बैठा हुआ है, उसको थोड़ी पता कि यहाँ क्या चल रहा है, वहां क्या चल रहा है, यहाँ क्या चल रहा है। तो अगर सेंट्रल चलाता तो वो क्या करता, अरुणाचल प्रदेश का आदमी को एसी दे देता और तमिलनाडु का आदमी को हीटर दे देता। क्योंकि दिल्ली में बैठा हुआ आदमी को थोड़ी पता कि अरुणाचल में ठंडी है, उनको देना था हीटर। और जो साउथ में बैठा है उनको लग रहा है गर्मी, तो उनको देना है एसी। तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया कि स्टेट गवर्नमेंट का कंसेप्ट, मतलब वो कर दिया, पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया
कि स्टेट गवर्नमेंट का जो जिम्मेदारी है उनको, उनका लोगों को जो चाहिए वो आप दो, और सेंट्रल को जो एक देश को देश बना के रखने के लिए काम में आएगा वो सेंटर को ड्यूटी दे। जैसे एक देश को दे, जैसे कोई बाहर से कोई अटैक ना करे, क्योंकि ये पूरा देश में अटैक हो रहा है ना, तो इसीलिए क्या कर दिया, डिफेंस का जिम्मेदारी किसका है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। अब देखिए, अगर कोई आपके पास पैकेट में 10-20 रुपए का नोट है तो वो नोट सारा देश में चलेगा। क्यों चलेगा, क्योंकि अगर अलग अलग देश होता, तो सपोज जैसे अलग अलग नोट होता, तो महाराष्ट्र का आदमी छत्रपति शिवाजी महाराज का फोटो लगाते नोट पे, आसाम का आदमी लाचित बोरफुकन जी का फोटो लगाते, उसके बाद वैसे ही अलग अलग राज्य में अलग अलग नोट चलता, तो वहां का नोट फिर यहाँ क्यों लेता, महाराष्ट्र का आदमी का नोट फिर हम लोग कैसे एक्सेप्ट करता है, यहाँ लाचित बोरफुकन का फोटो चल रहा है तो वहां तो नहीं चलता, फिर यहाँ का फोटो वाला नोट वहां कैसे चलता, तो देश ही नहीं रहता। तो इसीलिए देश, जैसे आरबीआई या करेंसी किसका जिम्मेदारी है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, करेंसी किसका जिम्मेदारी है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, कि एक देश को देश बनाने के लिए चाहिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगा। और स्टेट गवर्नमेंट जैसे कि वहां का जो कल्चर को जो चाहिए, जैसे कि अगर स्टेट, जैसे यहाँ पे कल, जैसे अब हॉलीडे का ही देख ले, हॉलीडे जैसे कल फतेह खादनी दिवस है, तो ये आसाम गवर्नमेंट क्या कर दिया, इसको छुट्टी दे दिया। क्यों, क्योंकि यहाँ आसाम स्टेट में इनका बहुत ज्यादा मान्यता है, तो स्टेट गवर्नमेंट का हॉलीडे। क्यों, ये पावर अगर सेंटर इनको नहीं देता स्टेट गवर्नमेंट को, तो हम लोग अपना लोकल इंपॉर्टेंस तो नहीं देखता ना, तो इसीलिए पावर किसको दे दिया, स्टेट गवर्नमेंट को, ताकि आपको जो लोकल में जो आपको अच्छा लग रहा है जो करना है, या आपका जो आदमी को चाहते हैं वो आप दीजिए। तो स्टेट गवर्नमेंट का पावर है, उन्होंने हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया। यही अगर पावर पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट का होता तो कल छुट्टी, अगर वही आप पूछेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय का कल छुट्टी नहीं है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का है। तो ये हो गया फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का अगर मैं एक शब्द में बोलूं तो पार्टनरशिप, पार्टनरशिप पार्टनरशिप बिटवीन सेंटर प्लस स्टेट और प्लस लोकल गवर्नमेंट। हालांकि लोकल गवर्नमेंट को उतना पावर नहीं है इंडिया में, लेकिन फिर भी ये स्ट्रक्चर है। क्या पार्टनरशिप किसका है, सेंट्रल। अगर मैं बोलूं कि कॉन्स्टिट्यूशन किसको पावर ज्यादा देता है, या कॉन्स्टिट्यूशन ज्यादा प्यार किससे करता है, कॉन्स्टिट्यूशन किससे ज्यादा प्यार करता है, स्टेट गवर्नमेंट से या सेंट्रल। अगर मैं पूछूं ये वाला डायग्राम अच्छा है, मतलब करेक्ट है, फ्लो चार्ट, या ये वाला फ्लो चार्ट अच्छा है, ये हो गया बी और ये हो गया ए। आप मेरे को बताइए कि कौन सा ज्यादा, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा डायग्राम फॉलो करता है, ए यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन सेंटर को पावर देता है और सेंटर फिर स्टेट को देता है, या तो बी कॉन्स्टिट्यूशन ही सेंटर को भी पावर देता है और स्टेट को भी पावर देता है। तो अगर आप ऑप्शन ए सोच रहे हैं तो आप गलत हैं। क्यों, क्योंकि इंडिया में फेडरलिज्म है, और फेडरलिज्म का मतलब ही ये होता है कि पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप डीड होता है, तो डीड ही तो दोनों को पावर देता है ना, सेंटर को भी कॉन्स्टिट्यूशन ही पावर दे रहा है और स्टेट को भी कॉन्स्टिट्यूशन ही पावर दे रहा है। अगर सेंटर देता पावर स्टेट को तो हो सकता है ये बाद में नहीं देता, छीन लेता, तो फेडरलिज्म तो खत्म। वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन अगर सेंटर को दे रहा है और स्टेट को दे रहा है, तो इसका मतलब स्टेट और सेंटर का कोई रिलेशन नहीं है पावर शेयरिंग में, दोनों कॉन्स्टिट्यूशन का हिसाब से चल रहा है कि नहीं। तो ये हो गया ट्रू फेडरलिज्म, ट्रू फेडरलिज्म। और ये क्या हो गया, ये यूनिटरी हो गया। यूनिटरी का मतलब हो गया जहां पे एक ही सुप्रीम आदमी हो, सुप्रीम गवर्नमेंट हो, जो कि पूरा कंट्री को चला रहा हो। ठीक है, पूरा कंट्री को चला रहा हो, सेंटर स्टेट, कॉन्स्टिट्यूशन सेंटर को पावर दे रहा है, सेंटर स्टेट को दे रहा है फिर। तो ये यूनिटरी का डायग्राम हो गया और वो फेडरलिज्म का, फेडरल कंट्री का पावर हो गया, डायग्राम हो गया।
तो आई होप यहाँ तक सब क्लियर है। तो वैसे ही अब अगर मैं डेफिनेशन अगर आप देखें तो डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है कि इन अ फेडरल सिस्टम पावर इज शेयर्ड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, बोथ आर बॉसेस ऑन देयर ओन एरियाज, दोनों अपना अपना मालिक है, जिसको जो मन में आता है अपना एरिया में करेगा। नाइदर कैन सिंपली टेल द अदर व्हाट टू डू रिगार्डिंग सब्जेक्ट लिस्टेड इन देयर रेस्पेक्टिव टेरिटरीज, मतलब जो देने का जिम्मेदारी है दोनों का अलग अलग। तो उसके लिए ना तो सेंटर अगला को बोल सकता है स्टेट को, और ना ही स्टेट सेंटर को बोल सकता है। लेकिन अगर यही यूनिटरी सिस्टम क्या होता है, वहां पे एक सुप्रीम बॉस होगा, वो जो बोलेगा वही होगा, वो जो बोलेगा वही होगा। ना तो सेंटर बोल सकता है ना तो स्टेट बोल सकता है एक दूसरे को। फिर उसके बाद यूनिटरी में मैं बोला जैसे कि वहां पे एक ही बॉस है, एक ही बॉस है वहां पे, बाकी वो जो स्टेट यूनिटरी में सेंटर चाहे तो अपना पावर डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि वो अपना पावर डिस्ट्रीब्यूट करे। अब इंडिया फेडरल कंट्री क्यों है? इंडिया अगर हम लोग बोले तो इंडिया फेडरल कंट्री क्यों है? क्यों? क्योंकि यह डिवीजन ऑफ पावर है सेवन शेड्यूल में। सेवन शेड्यूल में 3 लिस्ट है। क्या? एक यूनियन लिस्ट, एक स्टेट लिस्ट, और तीसरा कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में क्या लिखा हुआ है? जो सेंट्रल गवर्नमेंट जिसमें पावर बना सकता है वही लिखा हुआ है। स्टेट में जहां स्टेट बना सकता है वहां वो लिखा हुआ है। और कंकरेंट मतलब दोनों बना सकता है, बोथ सेंटर एंड स्टेट, यूनियन दोनों, स्टेट एंड यूनियन। तो यूनियन लिस्ट में अगर आप देखें तो जैसे कि डिफेंस है, मतलब डिफेंस पे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकता है। प्लस उसके बाद क्या है, उसके बाद आपका कम्युनिकेशन है, जैसे ये जो हम लोग जियो वगैरह का जो टावर वगैरह जो यूज कर रहा है, ये सारा चीज, टेलीग्राफ टेलीकम्युनिकेशन, उसके बाद और कुछ कुछ। फिर उसके बाद स्टेट में जैसे पुलिस, पुलिस के ऊपर सिर्फ स्टेट बना सकता है लॉ, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकता है। कंकरेंट में दोनों बना सकता है, जैसे एडुकेशन, हेल्थ। तो एडुकेशन और दोनों बना सकता है, इसीलिए इसके वजह 7 शेड्यूल में कंकरेंट लिस्ट में एडुकेशन है। इसीलिए आप सुना होगा सीबीएसई और सेवा, जहाँ पे स्टेट बोर्ड भी है और सेंट्रल बोर्ड भी है। तो पहला बात क्या है, फेडरल के लिए तो जरूरी है डिवीजन ऑफ पावर। अगर दोनों का पावर डिफाइन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो दोनों एक दूसरे, ये इसका ले सकता है, ये इसका ले सकता है, तो फेडरलिज्म तो नहीं होगा। फेडरलिज्म होने के क्या होना पड़ेगा, दोनों का लिस्ट डिफाइन होना पड़ेगा, यूनियन और स्टेट दोनों का डिफाइन होगा, फिक्स होना पड़ेगा। फिर उसके बाद सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन सरदार होना पड़ेगा। सरदार कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन। यही ड्यूटी देगा, यूनियन को एक ड्यूटी दिया और सेंटर को, स्टेट को एक ड्यूटी दिया, तब ये फेडरेशन है। और इंडिया में सुप्रीम कौन है? इंडिया में सुप्रीम कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन, ना ही सेंटर ना ही स्टेट। फिर अथॉरिटी ऑफ कोर्ट्स। अथॉरिटी ऑफ कोर्ट्स का मतलब क्या हुआ कि सपोज कल होके कुछ एक डिस्प्यूट आ गया दोनों के बीच में, सेंटर और स्टेट दोनों के बीच में आ सकता है। अगर दो टीम मैच खेल रहा है तो अंपायर दोनों टीम में से किसी एक का टीम का होगा या दोनों में से किसी का नहीं होगा? अगर लीगल मैच खेलना है तो एकदम जेन्युइन, ए टीम है एक और एक बी टीम है, तो क्या अंपायर इनमें से कोई एक टीम का होना चाहिए या कहीं और से होना चाहिए? तो अंपायर होना चाहिए कोई तीसरा आदमी जो कि यहाँ खड़ा होके अंपायरिंग कर सके। तो सेम चीज है इंडिया में, इंडिया का जो जुडिशरी है, जुडिशरी इज अंपायर, जुडिशरी इज अंपायर। कि अगर दोनों के बीच में, यूनियन और स्टेट के बीच में कुछ लफड़ा है, तो ये लफड़ा कौन सुलझाएगा? जुडिशरी। अगर कोई यूनियन का आदमी ही अंपायर होता तो ऑब्वियसली फैसला यूनियन के उसमें सुना देता। कोई अगर स्टेट का आदमी होता तो स्टेट का आदमी क्या करता? अगर स्टेट का आदमी अंपायर होता तो फैसला स्टेट के फेवर में सुना देता।
तो इसीलिए जुडिशरी क्या है, जुडिशरी एक अंपायर का काम करता है जो कि इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है। इसीलिए यहाँ पे लिखा भी है अथॉरिटी ऑफ कोर्ट्स, अथॉरिटी ऑफ कोर्ट्स, अथॉरिटी ऑफ कोर्ट्स। फिर उसके बाद रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना जरूरी है। क्यों जरूरी है कि अगर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हुआ, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था कि पार्लियामेंट जो लॉ बनाएगा वही कॉन्स्टिट्यूशन बन जाएगा। तो अगर ऐसा बात है तब तो यूनियन को जब मर्जी चाहे स्टेट के साथ खेल सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन वो बात बात में चेंज कर देगा। तो इसका मतलब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना जरूरी है ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई भी एक गवर्नमेंट दूसरा गवर्नमेंट से खेल ना सके। और रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है कि सरकार को या सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को साथ में आना पड़ेगा कुछ चीज बदलाव के लिए। कोई भी चीज अगर बदलाव करना है तो साथ में आना पड़ेगा। जैसे 5 मेन एरियाज है जहां स्टेट को कंसेंट देना होगा, स्टेट का कंसेंट देना होगा। मतलब अगर सपोज जैसे सपोज सरकार को प्रेसिडेंट का इलेक्शन को चेंज करना है, उससे जानने से पहले हम लोग देखते हैं कि 368 जो आर्टिकल 368 है, आर्टिकल 368 में 3 अमेंडमेंट है, 3 अमेंडमेंट है। सबसे पहला अमेंडमेंट क्या है, एक चाहिए सिंपल मेजोरिटी। जैसे स्टेट का नाम बदलना है, कोई भी स्टेट का नाम, जैसे अभी केरला का केरलम हो गया तो वो आर्टिकल 3। तो इसमें 368 में वो अमेंडमेंट भी नहीं आता है, लेकिन फिर भी ये कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करता है, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं कहलाता है। दूसरा क्या है, जहां पे स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी में क्या, 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, मतलब जितना आदमी है उसका, जितना आदमी है उसका 2/3 चाहिए, प्लस 50% प्लस 1 ऑफ द टोटल मेंबरशिप। मतलब जितना टोटल आदमी है उसका 50% प्लस 1 आदमी भी सपोर्ट में देना होगा। और तीसरा क्या है, तीसरा क्या है, स्पेशल मेजोरिटी तो है, ये है स्पेशल मेजोरिटी है, प्लस स्टेट का भी कंसेंट चाहिए। कितना का, एटलीस्ट 50% ऑफ द स्टेट मस्ट रेटिफाई विद देयर स्टेट लेजिस्लेचर। फॉर एग्जाम्पल अगर प्रेसिडेंट का इलेक्शन चेंज करना है सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो नॉर्मली अगर कोई दूसरा बिल होता तो क्या होता, पहले लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से जाता, फिर सेकेंड हाउस में जाता, फिर उसके बाद दोनों में 2/3 से मेजोरिटी से पास हो जाता, तो फिर कहाँ जाता वो, पार्लियामेंट प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट फिर साइन मार देता, फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो जाता। लेकिन स्पेशल मेजोरिटी, अगर कुछ कुछ चीज ऐसा है जिसको चेंज करना है जो कि फेडरलिज्म को खतरा में लेके आता है, तो फिर दोनों का कंसेंट चाहिए, सेंटर और स्टेट दोनों का। तो उसमें क्या होगा, सपोज एग्जांपल प्रेसिडेंट का इलेक्शन को चेंज करना है, तो उसमें क्या होगा, पहले तो पार्लियामेंट उसको बिल को पास करेगा, पहले लोकसभा में जाएगा फिर राज्यसभा में, दोनों में स्पेशल मेजोरिटी से पास होगा, फिर सारा स्टेट के पास जाएगा। इंडिया में जितना 28 स्टेट है सब स्टेट के पास जाएगा। अगर वो सारा स्टेट, जैसे सारा नहीं, एटलीस्ट 50%, कम से कम अगर 50% यानी कि 14 स्टेट भी वो बिल को अपना स्टेट से, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से रेटिफाई कर दिया, तब जाके प्रेसिडेंट का इलेक्शन में बदलाव आएगा। ये क्यों बनाया गया है, रिजिड क्यों बनाया गया है, ताकि फेडरलिज्म को फॉलो करे ना। अगर ये नहीं होगा तो फेडरलिज्म तो रहा नहीं, सेंटर का मन में जो आएगा वो करेगा फिर। तो देख रहे 3 टाइप का, 3 टाइप यहाँ पे भी है बोर्ड में। जो सिंपल मेजोरिटी चाहिए ये अंडर आर्टिकल 368 होता है क्या, लेकिन नहीं, कौन सा, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, जैसे एग्जांपल न्यू स्टेट बनाना है, स्टेट का नाम चेंज करना है, जैसे स्पेशल मेजोरिटी यहाँ पे भी लिखा हुआ है, जैसे यस ये 368 के अंदर है, जैसे फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी ये चेंज करना है। और स्पेशल प्लस स्टेट कंसेंट, यस, जैसे अगर कोई भी फेडरल फीचर चेंज करना है तो फिर
इसके लिए चाहिए। एग्जाम्पल जैसे जीएसटी जब आया था तो जीएसटी में क्या था, पहले क्या था, फेडरलिज्म का एक फंक्शन ये भी है कि दोनों को फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है दोनों के पास। तो जीएसटी में क्या है अभी नियम कि पहले सेंट्रल गवर्नमेंट जीएसटी कलेक्ट करता है, फिर उसके बाद में स्टेट को रिटर्न करता है। तो ये तो फेडरलिज्म का नेचर है वो चेंज कर रहा है। तो इसके लिए क्या चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी प्लस स्टेट कंसेंट। तो जीएसटी जब पास हुआ तो पहले पार्लियामेंट पास किया उसको 2017 में और 2016 में, उसके बाद फिर सारा स्टेट से कंसेंट लिया, फिर फाइनली 2017 1 जुलाई को जीएसटी इंप्लीमेंट हो गया। तो ये पहला क्या था, वो 5 मेजर एरिया जहां पे स्टेट का भी कंसेंट चाहिए। कौन सा, ये प्रीलिम्स में ऑप्शन में आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज रिक्वायर्ड स्टेट कंसेंट। तो आंसर क्या होगा, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, इलेक्शन में अगर चेंज करना है तो। एग्जीक्यूटिव पावर, जैसे स्टेट का एग्जीक्यूटिव पावर बढ़ाना है या सेंटर का बढ़ाना है तो भी चाहिए, स्पेशल प्लस स्टेट का मेजोरिटी। जुडिशियरी का कुछ बदलाव लाना है, हाई कोर्ट का अपॉइंटमेंट जो भी हो, हाई कोर्ट का फंक्शन, ये सुप्रीम कोर्ट का फंक्शन जो भी हो उसमें चाहिए। फिर डिस्ट्रीब्यूशन और लेजिस्लेटिव पावर, सपोज यूनियन लिस्ट से कोई स्टेट लिस्ट से यूनियन लिस्ट में कोई एक सब्जेक्ट ट्रांसफर करना है, सपोज पुलिस का फंक्शन बोले सेंटर को दे दिया, यूनियन को दे दिया, तो इसके लिए भी स्पेशल प्लस स्टेट चाहिए। फिर उसके बाद रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट। अभी जो डिलिमिटेशन जो आया वो क्या कर रहा था, डिमिटेशन जो बिल जो फेल हो गया अभी 131, वो तो रिप्रेजेंटेशन ही तो चेंज कर रहा था ना, कि कितने कौन सा स्टेट को कितना ज्यादा सीट मिलेगा। तो इसके लिए क्या था, वो 2/3 मेजोरिटी चाहिए था, स्पेशल मेजोरिटी। तो ये तो बिल यहीं फेल हो गया, स्टेट के पास तो जा ही नहीं सका। अगर वो होता, अगर स्पेशल मेजोरिटी से वो पास हो जाता तो फिर उसके बाद स्टेट में जाएगा। सपोज राज्यसभा में सीट बढ़ाना तो भी स्पेशल मेजोरिटी चाहिए प्लस स्टेट का कंसेंट चाहिए। और अगर आर्टिकल 368 को ही चेंज करना है, 368 क्या बोलता है, प्रोविजन है 368 कि कौन सा चीज कैसे चेंज होगा, कितना मेजोरिटी चाहिए। अगर इसी को चेंज करना है, सपोज 368 में इनको चेंज करना है कि आज से जो स्पेशल मेजोरिटी था उसको अब हम लोग जैसे फंडामेंटल राइट्स को चेंज करना है तो ये स्पेशल में सिंपल मेजोरिटी से हो जाएगा। अगर ये चीज कॉन्स्टिट्यूशन में लिखना है गवर्नमेंट को, यूनियन गवर्नमेंट को, तो उसको कौन सा वाला बिल पास करना होगा, स्पेशल प्लस स्टेट वाला। तो ये 6 एरिया है जहां पे जहां पे स्टेट का कंसेंट चाहिए होता है। कौन सा एरिया, वापस से एक बार देख लीजिए, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, एग्जीक्यूटिव पावर, द जुडिशियरी, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर, उसके बाद रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट और आर्टिकल 368। फिर अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। ये हम लोग देख लिया व्हाई इंडिया इज अ फेडरल सेटअप। इंडिया फेडरल सेटअप क्यों है, क्योंकि पहले तो इंडिया में क्या है, डिवीजन ऑफ पावर है, 7 शेड्यूल है, सेंटर और स्टेट दोनों का बीच में पावर डिस्ट्रीब्यूट है। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ही सुप्रीम है। फिर अथॉरिटी ऑफ कोर्ट है, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, ना सेंटर का तरफ ना स्टेट का तरफ। फिर रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है ताकि सेंटर का मन में जो आए वो ना लिख सके, चेंज ना कर सके। फिर रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर कुछ मेजर एरिया चेंज करना है तो वहां स्टेट का भी कंसेंट चाहिए, है कि नहीं। तो अगर इससे हम लोग को ये पता चल रहा है कि इंडिया क्या है, फेडरल कंट्री है। क्या इंडिया फेडरल कंट्री है? हाँ, क्या इंडिया फेडरल कंट्री है? अभी इसका आंसर हम लोग नहीं दे सकते हैं कि इंडिया फेडरल कंट्री है या नहीं। क्यों? क्योंकि इंडिया में यूनिटरी फीचर भी है थोड़ा। यूनिटरी फीचर यानी कि जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट ही सरदार होता है, सरदार उधम सिंह सेंट्रल गवर्नमेंट ही सरदार है कुछ एरिया। जैसे कि सबसे पहला क्या, टेरिटोरियल सोवेरेनिटी। जैसे स्टेट को पावर तो दिया है लेकिन स्टेट को खत्म करने का पावर किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। बोले ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर के पास पहले भयंकर पावर था, खुद का फ्लैग, खुद का कॉन्स्टिट्यूशन, ये वो, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट जब चाहा तो एक ही बार में तो खत्म कर दिया ना पूरा, एक ही बार में ही खत्म कर दिया। तो ये एक तो यूनिटरी फीचर हो गया। तब तो स्टेट कुछ कर ही नहीं सका, जम्मू एंड कश्मीर कुछ कर सका क्या, नहीं। आर्टिकल 3 बोलता है
कि पार्लियामेंट किसी कोई भी स्टेट का नाम चेंज कर सकता है, उसका एरिया चेंज कर सकता है। जैसे सपोज ये आंध्र प्रदेश था, पहले आंध्र प्रदेश था, तो इसको क्या कर दिया, यहां से सेंट्रल गवर्नमेंट काट के तेलंगाना बना दिया, आंध्र प्रदेश यहां रह गया। ठीक है, तो इसमें स्टेट का कुछ रोल था? कुछ भी रोल नहीं था, कोई भी रोल नहीं था। आंध्र प्रदेश बस उसको बिल भेज देगा उसके पास कि हम लोग आपका स्टेट को तोड़ने जा रहे हैं, आप एक बार देख लीजिए। अगर वो देख के भी कुछ नहीं कर, मतलब वो देख के भी उसको, उसका कोई भी मर्जी हो, वो चाह रहा होगा कि नहीं तोड़ना है, नहीं कुछ करना है, तो भी वो कुछ नहीं कर सकता है। तो इंडिया, और ये भी ऐसा नहीं कि स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, इसके लिए तो सिंपल मेजोरिटी चाहिए। तो देखिए कितना ज्यादा फ्लेक्सिबल है, रिजिडिटी तो है ही नहीं। मतलब स्टेट को पावर तो दे दिया, लेकिन स्टेट को तोड़ने का पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। यूएसए में नहीं है ऐसा। तो ये, अगर ये आप एक बार पढ़ लीजिए, इसको क्या लिखा हुआ है, अनलाइक ट्रू फेडरेशन द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ स्टेट इज नॉट गारंटीड इन इंडिया। पार्लियामेंट का कैन बाय सिंपल मेजोरिटी फॉर्म अ न्यू स्टेट, जैसे कि ये तेलंगाना बना दिया। इंक्रीज डिमिनिज एरिया, कोई एरिया को अगर बढ़ाना है सपोज, तो सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि नहीं, कि ये बिहार और झारखंड था, ये तो बना दिया। अब अगर लगता है सरकार को कि बिहार के पास थोड़ा कम माटी है, तो बिना झारखंड का परमिशन का इतना माटी और बिहार को दे सकता है, इतना माटी और बिहार को दे सकता है। फिर उसके बाद चेंज बाउंड्रीज और नेम, बोले आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का इतना बाउंड्री था, ऐसा बाउंड्री था, उसको चेंज करना है, तो ये चेंज कर सकता है। जैसे अभी आसाम का डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म चल रहा है मेघालय के साथ और अरुणाचल प्रदेश के साथ, तो ठीक है, डिसीजन तो ये लोग ले रहा है कि हाँ हम लोग ये बाउंड्री रखेंगे, ये बाउंड्री रखेंगे, लेकिन अल्टीमेटली उसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? बोले आसाम और मेघालय के बीच में दोनों स्टेट ने मिलके ये बाउंड्री डिसाइड कर लिया, ये वाला बाउंड्री डिसाइड कर लिया, लेकिन इसका फाइनल अप्रूवल कौन देगा? सेंटर देगा। ये दोनों डिसाइड तो कर लिया, लेकिन फाइनल अप्रूवल किसके पास है? सेंटर के पास है। अगर सेंटर बोलता है कि ये बाउंड्री नहीं होगा, ये वाला बाउंड्री होगा, तो फिर यही वाला बाउंड्री अपनाना पड़ेगा। तो स्टेट का कुछ इसमें चलता नहीं है। फिर वैसे ही नाम चेंज करने के लिए, जैसे केरला, केरला अभी केरलम हो गया, उसके लिए भी फाइनल अप्रूवल कौन दिया? सेंट्रल गवर्नमेंट। ऐसा एक लॉन्ग डिमांड है। वेस्ट बंगाल को बांग्ला करने के लिए, वो करने के लिए, नाम चेंज करने के लिए बांग्ला, बांग्ला, तो लेकिन ये फाइनल अप्रूवल किसके पास? सेंटर के पास। सेंट्रल गवर्नमेंट चेंज नहीं करना चाहता है। फिर उसके बाद एक तो हो गया ये यूनिटरी बायस फीचर दिख रहा है हम लोग, क्या? टेरिटोरियल सॉवरेनिटी। टेरिटोरियल सॉवरेनिटी मतलब क्या है? स्टेट के पास कोई अपना टेरिटरी का सॉवरेनिटी नहीं है। इंडिया इज एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट, मतलब इंडिया को तो तोड़ नहीं सकता, लेकिन इंडिया को जैसे मर्जी उसका अंदर में चेंजेस ला सकता है। जैसे ये अगर एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग को हम लोग तोड़ नहीं सकता, लेकिन इसी के अंदर बदलाव, मेरे को यहाँ एक रूम चाहिए तो यहाँ बना लूंगा, यहाँ एक तो मेरे को हॉल चाहिए तो यहाँ बना लूंगा, यहाँ एक तो रूम चाहिए तो यहाँ बना लूंगा। बोले मेरे को पसंद नहीं आया ये रूम नहीं, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक अपना सा प्रेयर रूम बना लेता हूँ। फिर इसमें भी मजा नहीं आ रहा है तो एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं अपना एक स्टडी रूम बना लेता हूँ। फिर उस, तो इसके अंदर कुछ भी कर सकता है, लेकिन ये इन नो केस ये एक्स्ट्रा ले सकता है। एक्स्ट्रा लेने के लिए सिंपल मेजोरिटी नहीं, उसके लिए फिर स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होगा। लेने के लिए तो नहीं, देने के लिए। बोले ये वाला, ये अंदर में है, ये अंदर किसी और को दे दिया, ये किसी और को दे दिया, ये किसी और को दे दिया, अंदर का अपना स्टेट के अंदर ही। लेकिन कुछ एक एरिया, बोले कि कुछ एक एरिया मेरे को किसी और को देना है, ये वाला एरिया तो किसी और को आ गया, तो इसके लिए फिर स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। जैसे अभी कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले इंडिया और बांग्लादेश अपना कुछ कुछ टेरिटरी आपस में शेयर किया था, कि कुछ एक एरिया वो ले लिया और कुछ एक एरिया हम ले लिया। तो उसके लिए सिंपल मेजोरिटी नहीं चाहिए, उसके लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, और वो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहाएगा। और उसके बाद लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी, जैसे 7 शेड्यूल तो फेडरलिज्म का एक फंक्शन है, लेकिन 7 शेड्यूल एक यूनिटरी का भी फंक्शन है।
यूनिटरी का भी फंक्शन है। क्यों? क्योंकि जो यूनियन लिस्ट है ना उसमें करीब करीब 99 सब्जेक्ट है। पूरा परफेक्ट तो याद नहीं मेरे को, लेकिन यूनियन लिस्ट में कितना है 99, और स्टेट लिस्ट में कितना है करीब करीब 67 के आसपास। और कंकरेंट लिस्ट में क्या है, इसमें करीब 30 के आसपास है शायद, आप एक बार चेक कर लीजिएगा, मेरे को पूरा परफेक्टली याद नहीं है। तो इसी में देखिए कि यूनियन के पास तो बहुत सारा वो है, फंक्शन है, पावर है, स्टेट के पास तो नहीं है। तो लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा होगा क्या कि एक पार्टनर ज्यादा पावरफुल है एक पार्टनर कम है? ऐसा तो नहीं होगा। तो ये तो फेडरलिज्म के अगेंस्ट है, ये तो यूनिटरी फीचर है, क्योंकि स्टेट का इतना कम फंक्शन है। और कंकरेंट लिस्ट में भी जो 30 फंक्शन या जो भी 40 फंक्शन है, तो उसमें क्या होता है कि अगर दोनों लॉ बना दिया, बोले एडुकेशन के ऊपर या किसी के ऊपर, कंकरेंट लिस्ट में कोई सब्जेक्ट है फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के ऊपर दोनों लॉ बना दिया, स्टेट गवर्नमेंट बना दिया और सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना दिया, तो लेकिन रूल किसका एप्लीकेबल होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का। अगर दोनों बना देता है तो उस किसका एप्लीकेबल होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो ये भी तो यूनिटरी फीचर हो गया कि तू और मैं बनाया, तेरे में ऐसा क्या बात है कि मेरे में नहीं है? तुम्हारी आंखों में ऐसी कौन सी अजब सी अदाएं जो मेरी आंखों में नहीं है? ये स्टेट बोल रहा है। तो फिर सेंटर बोलता है कि भाई मैं फेडरल फेडरल तो हूँ, लेकिन मैं थोड़ा बहुत यूनिटरी भी हूँ, यूनिटरी भी हूँ। समझे कि नहीं? तो लेजिस्लेटिव इसमें सेंटर का सब्जेक्ट ज्यादा है। और उसके बाद आर्टिकल 248 एक ये भी है। आर्टिकल 248, आर्टिकल 248 क्या बोलता है? आर्टिकल 248 क्या बोलता है? रेसिड्यूरी पावर। रेसिड्यूरी पावर मतलब जो बच गया, वो 3 लिस्ट में जो बच गया। कॉन्स्टिट्यूशन तो ऐसा तो है नहीं कि सब कुछ लिख लेगा तीनों लिस्ट में, कुछ चीज ऐसा भी होगा। कॉन्स्टिट्यूशन कब बना था? 1950 में, लेकिन तभी एआई आया था क्या? नहीं आया था। तो अब एआई कौन सा लिस्ट में जाएगा? आप बताइए कौन सा लिस्ट में जाना चाहिए, यूनियन, स्टेट या कंकरेंट? तो ये हो गया एआई रेसिड्यूरी पावर। तो रेसिड्यूरी पावर अल्टीमेटली मतलब बिना कुछ किए हुए फाइनली ऑटोमेटिकली किसका पावर है? सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही क्यों होगा, स्टेट गवर्नमेंट का क्यों नहीं होगा? तो सेंट्रल गवर्नमेंट का इसलिए होगा क्योंकि थोड़ा यूनिटरी बायस है इंडियन फेडरलिज्म में। तो यही लिखा हुआ है आर्टिकल 248, याद रखिएगा। रेसिड्यूरी पावर, एनी सब्जेक्ट नॉट फाउंड इन द यूनियन, स्टेट और कंकरेंट, एग्जांपल स्पेस, एआई, साइबर लॉ, बिलोंग एक्सक्लूसिवली टू द यूनियन पार्लियामेंट। इन यूएसए का केस में देखा जाए तो ये स्टेट के पास होता है, लेकिन इंडियन केस में किसके पास है? सेंटर के पास। तो यहाँ पे भी यूनिटरी बायस है। फिर उसके बाद क्या है? लेजिस्लेट 249। 249 में क्या हुआ कि कोई स्टेट सब्जेक्ट है जैसे पुलिस, तो राज्यसभा क्या कर सकती है? राज्यसभा इज अ सेंटर का आदमी, मतलब यूनियन पार्लियामेंट है ना राज्यसभा। तो राज्यसभा क्या कर सकता है? आर्टिकल 249 का यूज करके कोई भी एक रेजोल्यूशन पास कर सकता है। कितना मेजोरिटी से? 2/3 मेजोरिटी से। कौन पास कर सकता है? राज्यसभा। और क्या बोल सकता है कि भाई एक नेशनल अर्जेंसी और नेशनल इंपॉर्टेंस का जरूरी आ गया है, तो जो पुलिस वाला जो तुम लोग लॉ बना रहा था आज से वो सेंटर बनाएगा। समझ में आया? तो ऐसा बना सकता है। तो इसका मतलब वो जो लिस्ट वगैरह था वो उसका कोई मान्यता नहीं है। अगर राज्यसभा चाहे तो रेजोल्यूशन पास कर सकता है, और नेशनल इंटरेस्ट होना चाहिए, है कि नहीं? फिर आर्टिकल 250 क्या बोलता है? आर्टिकल 250 ये बोलता है कि अगर देश में इमरजेंसी है देश में, तो यूनियन पार्लियामेंट क्या कर सकता है कि कोई भी स्टेट सब्जेक्ट है, कोई भी स्टेट सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, एग्रीकल्चर, लिकर, ये सब जो है वो उस पर लॉ कौन बना सकता है? यूनियन गवर्नमेंट बना सकता है अगर इमरजेंसी है। ये आर्टिकल ये याद रखिएगा, आर्टिकल 249, 250, इससे क्वेश्चन आता है
मैं आपको दिखाऊंगा बाद में PYQ ये सब वगैरह। फिर उसके बाद 252, 252 इसको याद रखिएगा, 252 यानी कि 2 और मोर स्टेट। सपोज आसाम और मेघालय को दोनों किसी का बीच में कुछ एक लॉ बनाना है, और वो जैसे उम्रांसो जो है उसमें अगर वाटर शेयरिंग करना है या कुछ भी करना है तो दोनों मिलकर कुछ एक कानून, ना डैम कौन बनाएगा ये कौन बनाएगा, तो दोनों आपस में मिलकर कानून नहीं बना सकते, लॉ नहीं बना पा रहा है, तो वो दोनों रिक्वेस्ट करेगा कि मेरे को एक लॉ बना दीजिए सेंटर को, दोनों मिलके कि हम लोग भले वाटर स्टेट सब्जेक्ट है लेकिन आप हम लोग का लॉ बना दीजिए। तो उस केस में भी सेंट्रल गवर्नमेंट वो लोग का ऊपर लॉ बना सकता है स्टेट सब्जेक्ट में। फिर उसके बाद आर्टिकल 253 क्या है? आर्टिकल 253, अगर पार्लियामेंट चाहे तो कोई भी इंटरनेशनल ट्रीटीज को साइन करना है, इंप्लीमेंट करना है, तो वो स्टेट सब्जेक्ट में भी लॉ बना सकता है कि नहीं? जैसे ये COP एग्रीमेंट इंडिया ने साइन किया है, तो अगर उसको इंप्लीमेंट करने के लिए फॉरेस्ट फॉरेस्ट हो या कुछ भी चीज जैसे इलेक्ट्रिसिटी, ये स्टेट सब्जेक्ट है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट फोर्स कर सकता है कि आप सोलर पावर यूज करिए, ये करिए, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रीटी का साइन करने के लिए है ना। तो एक बार का केस है जब इंडिया और बांग्लादेश एक तीस्ता नदी का रिवर पे ट्रीटी साइन करना था वाटर शेयरिंग, बदले में बांग्लादेश इंडिया को क्या देता, एक ट्रांजिट कॉरिडोर देता जाके हम लोग बांग्लादेश को यूज करके सीधा कोलकाता से नॉर्थ ईस्ट पहुंच सके। तो ये कर सकता था, तो वेस्ट बंगाल ने उस टाइम में वो किया, प्रोटेस्ट किया कि आप तीस्ता नदी का पानी बांग्लादेश को मत दीजिए, तो फिर वेस्ट बंगाल का किसान का क्या होगा। तो उस टाइम में मनमोहन सिंह जी का सरकार था, तो वो चाहते तो वो एग्रीमेंट्स जबरदस्ती साइन कर लेते, स्टे वेस्ट बंगाल उसमें कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन फिर भी ये ट्रीटी साइन नहीं हुआ, और आज तक साइन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उस टाइम में यूपीए का गवर्नमेंट था और वेस्ट बंगाल का जो टीएमसी पार्टी था उनका कंट्रीब्यूशन था कॉलिशन में। अगर वो लॉ इम्प्लीमेंट कर देते, तीस्ता नदी का पानी बांग्लादेश को दे देते, तो उनका सरकार ही नहीं चलता। लेकिन सोचिए कितना ज़्यादा हम लोग का फायदा हो जाता अगर हम लोग एग्रीमेंट साइन कर लेता, बांग्लादेश को यूज़ करके हम लोग आगे अपना नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट कर लेता, तो कोलकाता से मिजोरम जाना कितना आसान हो जाता। जो अभी कम से कम 2 या 3 दिन लगता है, वो कुछ घंटे में 12-15 घंटा में हम लोग पहुँच सकता था, लेकिन नहीं हुआ। खैर, फिर क्या है तीसरा, क्या है? ये सब यूनिटरी बायस है, यूनिटरी बायस। फिर तीसरा क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एग्जीक्यूटिव कंट्रोल, कि सेंटर का जिम्मेदारी है कि जो भी 256 और 257 आर्टिकल क्या बोलता है कि जो भी सेंट्रल लॉ बन रहा है वो स्टेट को फॉलो करना पड़ेगा, मतलब स्टेट यूनियन का सब्जेक्ट में कोई अगर लॉ बना है तो उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। और 257 क्या बोल रहा है कि जो एग्जीक्यूटिव पावर है यूनियन का, वो उसको फॉलो किया जाए, लेकिन वो सब किस में? यूनियन सब्जेक्ट में। जैसे यूनियन सब्जेक्ट क्या है? यूनियन सब्जेक्ट में कम्युनिकेशन आता है, और उसके कम्युनिकेशन में क्या? नेशनल हाईवेज, रेलवेज। तो अगर रेलवेज के लिए कोई एक डायरेक्शन दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि आपको रेलवे ऐसे चलाना है वैसे चलाना है स्टेट गवर्नमेंट में, तो स्टेट गवर्नमेंट को वो फॉलो करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये देखिए, अब अगर ये बायसनेस नहीं हो गया है यूनियन यूनियन ये यूनिटरी फीचर का, यूनिटरी फीचर हो गया ये तो। क्यों? क्योंकि इस 256 और 257 में क्या बोल रहा है कि स्टेट को सेंट्रल लॉज के तहत चलना होगा, कंप्लायंस। और 257 क्या बोल रहा है कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन होगा वो स्टेट एग्जीक्यूटिव फॉलो करना पड़ेगा। और अगर फॉलो नहीं करता है ये दोनों आर्टिकल में, दोनों 256 और 257 अगर नहीं फॉलो करता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का पास पावर है अंडर आर्टिकल 365 कि वो स्टेट में इमरजेंसी यानी कि प्रेसिडेंट रूल लगा सकता है। तो ये क्या हो गया? यूनिटरी बायसनेस हो गया कि नहीं? ये सारा चीज आ सकता है प्रीलिम्स में, और मेंस में भी आएगा कि व्हाट आर द यूनिटरी बायसनेस ऑफ द इंडियन फेडरलिज्म। तो ये सब आ सकता है, और स्टेट प्रीलिम्स में तो आएगा ही पक्का, आ भी सकता है, आएगा ही तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ज्यादा चांसेस है आएगा। फिर ऑल इंडिया सर्विसेज 312, 312 आर्टिकल क्या कहता है कि जो ये आईपीएस आईएफएस
3 ऑल इंडिया सर्विसेज है, ऑल इंडिया सर्विसेज अभी तक 3 है। ये कौन है? आईपीएस, आईएएस जो हम लोग का टारगेट है बनने का, और आईएफएस। ये लोग भले स्टेट में काम करता है लेकिन ये लोग को अपॉइंट कौन करता है, ट्रेनिंग कौन देता है? ट्रेनिंग कौन देता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो देखो सेंट्रल गवर्नमेंट का अपॉइंट किया हुआ आदमी, सेंट्रल गवर्नमेंट का ट्रेनिंग दिया हुआ आदमी आके स्टेट में काम कर रहा है, तो हो सकता है इनका सेंट्रल का तरफ थोड़ा बायसनेस हो। अगर पूरा ट्रू फेडरलिज्म होता, तो ट्रू फेडरेशन होता, तो ये लोग जो ऑल इंडिया सर्विसेज ऐसा तो कुछ चीज नहीं होता। सेंट्रल स्टेट का अपना स्टाफ होता, वो लोग अपना ट्रेनिंग देता, अपने अपॉइंट करता। फिर उसके बाद गवर्नर का फीचर, गवर्नर का तो पता ही है लफड़ा। गवर्नर इज द एजेंट ऑफ द सेंटर इन द स्टेट। कोई भी बिल पास करना है स्टेट गवर्नमेंट को, कोई भी बिल पास करना है तो उसका गवर्नर का एसेंट चाहिए। अगर एसेंट नहीं मिला तो कोई बिल पास ही नहीं होगा। और किसका एसेंट चाहिए? सेंटर का आदमी का। तो ये भी बायसनेस फीचर है। देखिए ये सब जरूरी भी है ताकि इंडिया का सोवेर्निटी बचा के रहे। मतलब दिस आर, वो बोलते हैं ना हर सिक्का का दो पहलू होता है, हेड एंड टेल, वही सेम कहानी है। फिर इमरजेंसी पावर, इमरजेंसी पावर क्या है? यूनिट, इसमें तो टोटली ही यूनिटरी फीचर हो जाता है, मतलब पूरा एकदम जो फेडरेशन है वो खत्म हो जाता है। तो आर्टिकल 352 मेंशन करता है नेशनल इमरजेंसी का। तो नेशनल इमरजेंसी अगर चल रहा है तो स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी स्टेट लॉ है उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बना सकता है। ये कौन बोलता है? आर्टिकल 250, है कि नहीं? फिर 356 स्टेट इमरजेंसी, अगर प्रेसिडेंट रूल लगा दिया है कोई स्टेट में तो वहां का जो स्टेट गवर्नमेंट है वो खत्म। वो स्टेट को कौन रूल करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे मणिपुर में अगर प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ था अभी कुछ दिन पहले, तो प्रेसिडेंट वो मणिपुर को कौन चला रहा था? सेंट्रल गवर्नमेंट। वहां का जो स्टेट गवर्नमेंट है वो खत्म। फिर उसके बाद 360 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। नॉर्मल डेज में क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का एक फिक्स शेयर होता है पैसा, ये पैसा ये लेगा वो लेगा ऐसे खर्च करना होगा। लेकिन जब फाइनेंशियल इमरजेंसी लगता है तो ऐसा कोई भी रूल एप्लीकेबल नहीं होता है। तो ये सब क्या है? यूनिटरी बायसनेस। और लास्ट में इंटीग्रेटेड इंस्टीट्यूशन। इंटीग्रेटेड इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या हुआ कि अगर इलेक्शन कमीशन दोनों का इलेक्शन करा रहा है, पार्लियामेंट का भी और स्टेट असेंबली का भी, अगर ट्रू फेडरलिज्म होता तो इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट में स्टेट असेंबली, स्टेट का भी तो किसी कोई रोल होता। लेकिन क्या इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करने का कोई कोई प्रोविजन है जिसमें स्टेट का आदमी शामिल है? तो आंसर है नहीं। अभी रिसेंटली स्टेट इलेक्शन कमीशन का एक वो कमिटी फाइनलाइज हुआ जिसमें कौन रहेगा? पीएम, लीडर ऑफ अपोजिशन प्लस अ मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। मतलब 3 आदमी, स्टेट का कोई रोल नहीं है। अब अगर कोई आदमी सेंटर ही पूरा ईसीआई को अपॉइंट कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही, तो हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट कोई ऐसा आदमी को अपॉइंट करे जो कि सेंट्रल का बायस, सेंट्रल का तरफ में हो, ताकि जब अगला बार स्टेट में इलेक्शन हो तो ईसीआई सेंट्रल गवर्नमेंट का फेवर में रिजल्ट दे। हो सकता है या नहीं? हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, क्योंकि कोर्ट है। लेकिन हो तो सकता है। अगर ट्रू फेडरलिज्म होता तो स्टेट का भी कंट्रीब्यूशन चाहिए था। वैसे ही कैग है, कैग क्या करता है? ऑडिटर है, ऑडिटर है, स्टेट का भी फाइनेंस चेक करता है, स्टेट को भी रेगुलेट करता है, सेंटर को भी रेगुलेट करता है। लेकिन अपॉइंट कौन करता है? सेंटर। तो अगर सेंटर चाहे तो कैग को बोले कि अच्छा ये स्टेट थोड़ा ज्यादा उस्ताद बन रहा है, इसको थोड़ा सीधा कर दे, तो वो क्या करेगा कि उसका जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है उसका पूरा खंगालेगा, ये करेगा वो करेगा, और रिपोर्ट पब्लिश करेगा, गवर्नर को देगा, और फिर एक प्रेसिडेंट रूल लगाने का भी वो हो सकता है। या सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका बेइज्जती हो। फिर इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। अगर यूएसए में चेक करें हम लोग तो डुअल कोर्ट सिस्टम है वहाँ, स्टेट का अलग और
सेंट्रल का अलग, सुप्रीम कोर्ट है एक तो सेंटर का, और बाकी स्टेट का हाई कोर्ट है सबका। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, इंटीग्रेटेड। इंडिया में सेम इसका अपॉइंटमेंट आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट का अपॉइंटमेंट है कि नहीं, और हाई कोर्ट का अपॉइंटमेंट, हाई कोर्ट का अपॉइंटमेंट, हाई कोर्ट का जज का अपॉइंटमेंट, सुप्रीम कोर्ट का जज और हाई कोर्ट का जज, ये दोनों को कौन अपॉइंट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट। स्टेट का तो कोई रोल नहीं है, तो यहाँ पे भी यूनिटरी बायसनेस है कि नहीं? तो दिस वेयर द बायसनेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टुवर्ड्स यूनिटरी सिस्टम, दिस वेयर द। तो ये आज का क्लास हम लोग यही खत्म करते हैं, ठीक है? तो हम लोग क्या देख लिया, अगर मैं बोलूं शुरू से कि क्या देख लिया, तो सबसे पहले हम लोग ने क्या देखा? कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। फिर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म देखा, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म देखा कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है, लिमिटेड गवर्नमेंट, सेपरेशन ऑफ पावर, रूल ऑफ लॉ, इंडिविजुअल राइट एंड जुडिशियल रिव्यू। फिर कंपैरिजन किया नॉर्थ कोरिया और इंडिया में। फिर उसके बाद रिटर्न वर्सेस अनरिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन में और अनरिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन में क्या डिफरेंस है। फिर उसके बाद रिजिड वर्सेस फ्लेक्सिबल। फिर उसके बाद पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या डिफरेंस है। फिर उसके बाद फेडरल सिस्टम देखा कि फेडरलिज्म होता क्या है, यूनिटरी सिस्टम क्या होता है, फिर इंडिया फेडरलिज्म है क्यों, है कि नहीं, और 3 टाइप का अमेंडमेंट देखा अंडर आर्टिकल 368। फिर उसके बाद क्या देखा हम लोग, यूनिटरी बायसनेस कि इंडिया यूनिटरी बायसनेस कैसे है। सबसे पहला टेरिटोरियल सोवेरेनिटी, फिर लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी, सेंटर का है, स्टेट सब्जेक्ट भी अपना सकता है, कब 248 यानी रेसिड्यूरी पावर, 249 यानी राज्यसभा का स्पेशल पावर, फिर उसके बाद 252 यानी कि दो या एक से दो से ज्यादा अगर स्टेट मिल के सेंटर के पास जाए कि मेरे को नया कानून, मतलब हम लोग के लिए कानून बना दो स्टेट सब्जेक्ट पे, तो बना सकता है। 253 सेंटर लॉ बना सकता है अगर इंटरनेशनल एग्रीमेंट पे इम्प्लीमेंट करना है इंटरनेशनल ट्रीटीज को। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एग्जीक्यूटिव कंट्रोल 256 में एंश्योर कंप्लायंस विद सेंट्रल लॉज, 257 में एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन देना है, सेंट्रल गवर्नमेंट दे सकता है स्टेट को। फिर उसके बाद ऑल इंडिया सर्विसेज अंडर 312, फिर इमरजेंसी पावर 352 नेशनल इमरजेंसी, 356 स्टेट इमरजेंसी यानी कि प्रेसिडेंट रूल, आर्टिकल 360 यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी, और लास्ट में इंटीग्रेटेड इंस्टीट्यूशन जैसे आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग। फिर उसके बाद इंटीग्रेटेड जुडिशरी। तो ये सब हम लोग दे दिया, तो इसका मैं पीडीएफ जो है वो आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप इसका जो डिटेल वाला नोट्स आएगा उससे आप रिवाइज करिए, और इसके तहत में जो मैं आज पढ़ाया हूँ वो आप आज ही रिवाइज कर लीजिए। फिर मैं जो सैटरडे तक पढ़ाऊँ, मतलब फ्राइडे तक पढ़ाऊंगा, आज मंडे हो गया, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 5 दिन क्लास चलेगा। एक दिन सैटरडे को आपको रिवीजन का टाइम मिलेगा फुल्ली, उसके बाद आपका सैटरडे को टेस्ट होगा, सैटरडे को टेस्ट होगा। ये जो टेस्ट सीरीज होगा ये पेड होगा, आपको पे करना पड़ेगा, कुछ एक अमाउंट, ज्यादा भी नहीं, बहुत कम। फिर आप संडे को वो टेस्ट दीजिए, आपके पास ऑप्शन है ऑनलाइन भी दे सकते हैं और ऑफलाइन भी दे सकते हैं, ऑफलाइन भी दे सकते हैं। ऑफलाइन हम लोग का सेंटर यहाँ पान बाजार में आइए, जसवंत रोड में, उसके बाद पूरा वो करिए। और पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में भी दे सकता हूँ, या तो आप व्हाट्सएप पे एक बार हाय बोल के भेज दीजिए मैसेज, तो आपको वहां पे रिप्लाई में पीडीएफ चला जाएगा नोट्स का, ताकि आपको कन्वीनियंट हो वहां से डाउनलोड करने के लिए। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, अगला टॉपिक। आज तो बस एक, मतलब पहला क्लास था तो मैंने थोड़ा ज्यादा डिटेल में समझाया, और नेक्स्ट क्लास में भी मैं डिटेल में ही समझाऊंगा, लेकिन थोड़ा फास्ट चलेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।